चैप्टर 71 इफ यू डेयर टू अटर अनदर वर्ड आई विल स्लॉटर यू। कौन हो तुम? शहर की दीवार पर एक मिडल एज्ड मैन भीड़ से आगे बढ़ा। उसकी ठंडी नजर म्यूफेंग और उसके समूह पर नीचे की ओर टिकी थी। म्यूफेंग, एम्परर के आदेश से मैं नॉर्दर्न रीजन को सुदृढ़ करने आया हूँ, म्यूफेंग ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। सुदृढ़ करने? क्या तुम अनाज और हथियारों जैसी मिलिट्री सप्लाईज लाए हो? मिडल एज्ड मैन ने म्यूफेंग के पीछे 30,000 इंपीरियल गार्ड्स को देखा। उसका स्वर बर्फीला था। हाँ, लाया हूँ, म्यूफेंग ने उत्तर दिया। मेरे लिए एक पल रुको, मुझे यह रिपोर्ट करना होगा। यह कहकर मिडल एज्ड मैन मुड़ा और चला गया, जिससे शहर के गेट्स खोलने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। यह आदमी सच में असभ्य है। हम उन्हें सुदृढ़ करने के लिए हजारों मील की यात्रा करके आए हैं, फिर भी वह शहर के गेट्स भी नहीं खोलेगा। सौद कांगलन ने शिकायत की, साफ तौर पर नाराज था। म्यूफेंग ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर चारों तरफ घूमी। उसने देखा कि शहर के गेट्स के बाहर शरणार्थियों का एक समूह ठिठकर बैठा था, जिनकी संख्या 100 के करीब थी। इन शरणार्थियों में बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। उनकी एकमात्र समानता उनके पीले, दुबले पतले चेहरे थे और उनकी खाली आंखों ने गहरी निराशा प्रकट की थी। म्यूफेंग का ध्यान एक छोटी लड़की ने खींचा। छोटी लड़की लगभग 5 साल की थी, फटे हुए सूती कपड़े पहने हुए थी, एक महिला के पास सिमटी हुई थी। महिला छोटी लड़की को पकड़े हुए थी, उसका सिर झुका हुआ था और वह स्थिर थी। म्यूफेंग एक नज़र में बता सकता था कि महिला ठंड से मर चुकी थी। कांगलन, इन डिजास्टर पीड़ितों को कुछ ड्राई राशंस वितरित करने का आदेश दो, म्यूफेंग ने सौद कांगलन से कहा। सौद कांगलन ने सिर हिलाया और अपने लोगों को डिजास्टर पीड़ितों को ड्राई राशंस वितरित करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर म्यूफेंग घोड़े से उतरा और छोटी लड़की के पास गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसे पानी का एक थैला और एक नान ब्रेड दिया। छोटी लड़की ने अपनी बड़ी आंखें खोली। उसने पहले नान ब्रेड को देखा, बिना सोचे समझे निगल गई और फिर कठिनाई से अपनी नजर हटाकर म्यूफेंग की ओर देखा। बड़े भाई, क्या यह मेरे लिए है? छोटी लड़की की आवाज कमजोर थी, उसकी बड़ी आंखें उम्मीद से भरी थीं। तुम्हें भूख लगी होगी, ले जाओ और खाओ, म्यूफेंग ने स्माइल के साथ कहा। छोटी लड़की ने अनिच्छा से नान ब्रेड लिया और म्यूफेंग को एक ब्राइट स्माइल दी। धन्यवाद बड़े भाई, तुम एक अच्छे इंसान हो। छोटी लड़की ने बड़ी मुश्किल से नान ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा, निगल लिया, लेकिन पहले उसे खाया नहीं। इसके बजाय उसने नान ब्रेड को अपने बगल वाली महिला को दे दिया। माँ, हमारे पास अब खाना है, तुम जल्दी खाओ, नानन को अभी भूख नहीं है। छोटी लड़की ने आशा से महिला की ओर देखा, लेकिन महिला स्थिर रही। माँ, क्या हुआ है? क्या तुम सो गई हो? मत सो, पहले खा लो, तुम्हें बहुत देर से भूख लगी है। छोटी लड़की महिला को धक्का देती रही। उसकी आवाज गला घोंटने वाली थी और उसकी बड़ी आंखें लाल हो गईं। बड़े भाई, मेरी माँ, क्या वह मर गई है? बिल्कुल मेरे पिता और मेरे भाई की तरह, वह फिर कभी नहीं उठेगी। छोटी लड़की ने म्यूफेंग की ओर देखा और बड़े बड़े आंसू अब और नहीं रुक सकते थे, उसकी आंखों से बाहर निकल आए। म्यूफेंग ने मन ही मन आह भरी, धीरे से लड़की का सिर सहलाया और धीरे से कहा, तुम्हारी माँ बस सो रही है, उसके लिए आधा छोड़ दो और जब तुम्हारी माँ जागेगी तो वह नेचुरली इसे खा लेगी। सच में? छोटी लड़की सिसकने लगी। म्यूफेंग ने जोर से सिर हिलाया और छोटी लड़की तुरंत आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी, फिर जल्दी जल्दी खाने लगी। यहाँ इतने सारे शरणार्थी इकट्ठा हैं, बेलोंग सिटी अपने गेट्स क्यों नहीं खोल रहा है? वे एक्चुअली उन्हें बाहर भूखा और ठंड से मरने दे रहे हैं। प्रिंसेस जी यू चलकर आई। उसकी सुंदर आंखों ने आसपास भूख से खाते हुए शरणार्थियों पर नजर डाली। उसके चेहरे पर आक्रोश का भाव था। म्यूफेंग भी बेहद नाराज था। सेना का कर्तव्य घर और देश की रक्षा करना था और घर और देश का मूल आम लोग थे। अब बेलोंग सिटी इन शरणार्थियों को अंदर जाने से मना कर रहा था, जो पहले से ही लाइन से बाहर था और स्वभाव में अत्यंत दुर्भावनापूर्ण था। तुम क्या कर रहे हो? तुम इन नीच लोगों को इतना महत्वपूर्ण अनाज बांटने की हिम्मत कैसे करते हो? अचानक शहर की दीवार पर मिडल एज्ड मैन वापस आया और नीचे का दृश्य देखकर ठंडे स्वर में उन्हें डांटा। अनाज हमारे द्वारा लाया गया था और हम इसका निपटान कैसे करते हैं, यह नेचुरली हम पर निर्भर करता है। तुम क्या होते हो मुझ पर उंगली उठाने वाले? म्यूफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। मिडल एज्ड मैन का चेहरा अकड़ गया।
उसकी नजर जहरीली थी अपना हाथ लहराते ही। शहर की दीवार पर मौजूद तीरंदाजों ने तुरंत अपने तीर म्यू फेंक और उसके समूह पर तान दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं प्रिंसेस जी यू हूँ और तुम मुझ पर अपने हथियार तानने की हिम्मत करते हो, प्रिंसेस जी यू ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक इम्पोजिंग औरत थी। यह सुनकर शहर की दीवार पर सैनिकों में हलचल मच गई। सभी कार्रवाई करने में झिझक रहे थे। मिडिल एज्ड मैन की एक्सप्रेशन थोड़ी बदली। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंसेस जी यू जैसा रॉयल नोबल इस कठोर और ठंडे नॉर्दर्न रीजन में व्यक्तिगत रूप से आएगा। प्रिंसेस को प्रणाम। यह सबॉर्डिनेट केवल आपको काइंडली रिमाइंडर दे रहा था कि शरणार्थियों का यह समूह सब मरने वाले लोग हैं और उन्हें अनाज देना पूरी तरह से बर्बादी है। हमारी गार्रिसन नॉर्दर्न रीजन की रक्षा करने वाली मेन फोर्स है और अनाज पहले हमारी सेना को आपूर्ति किया जाना चाहिए। मिडिल एज्ड मैन ने प्रिंसेस जी यू को मुट्ठी बांधकर सलूट किया। आत्मधर्मी ढंग से बात कर रहा था। तुम्हारा मरने वाले लोग से क्या मतलब है? ये जीवित सांस लेने वाले लोग हैं। वे अभी मरे नहीं हैं। उन्हें शहर के गेट्स के बाहर रखना इंटेंशनल हत्या है, म्यू फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। शट अप। मैं प्रिंसेस जी यू से बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार है? मिडिल एज्ड मैन ने म्यू फेंग पर बुरी तरह से नजर डाली। तुम शट अप करो। वह नवनियुक्त किंग ऑफ हेवन स्ट्रैटेजी म्यू फेंग है। उसकी स्थिति सन ऑफ हेवन के बराबर है। तुम उसे इतनी आसानी से रेप्रिमांड करने की हिम्मत कैसे करते हो? प्रिंसेस जी यू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मिडिल एज्ड मैन का चेहरा बदल गया और उसने कुछ अविश्वास के साथ म्यू फेंग की ओर देखा। किंग ऑफ हेवन स्ट्रैटेजी, स्थिति सन ऑफ हेवन के बराबर। इंपीरियल कोर्ट ने वह टाइटल कब प्रदान किया था? इंपीरियल सिटी में जो कुछ हुआ था वह अभी तक नॉर्दर्न रीजन तक नहीं पहुंचा था, इसलिए मिडिल एज्ड मैन म्यू फेंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। अन्यथा वह म्यू फेंग के सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे करता? वास्तव में क्या चल रहा है? शरणार्थियों को गेट्स के बाहर क्यों रखा जा रहा है? प्रिंसेस जी यू ने ठंडे स्वर में पूछा। मिडिल एज्ड मैन का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, ये ग्रेट वन आयन कावलरी का नियम है। उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें हर दिन स्लॉटर के लिए 100 लोग देते हैं तो वे बे लॉन्ग सिटी पर अटैक नहीं करेंगे। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, अचानक पीछे से तीर चले उनकी ओर बारिश की तरह आ रहे थे। म्यू फेंग, प्रिंसेस जी यू और अन्य की एक्सप्रेशंस थोड़ी बदल गईं। वे दौड़ करते हुए उनके पीछे 30,000 इंपीरियल गार्ड्स अचानक तीरों की बारिश से अव्यवस्था में फेंक दिए गए। यह सब बहुत तेजी से हुआ। शहर के गेट पर कई शरणार्थी मौके पर ही तीरों की चपेट में आ गए, या तो मर गए या घायल हो गए, दर्द से कराह रहे थे। म्यू फेंग की नजर ठंडी थी, जो 30,000 इंपीरियल गार्ड्स के पार आगे के विशाल एंशंट दाव पर टिकी थी। कई सौ लोगों की एक कावलरी यूनिट तेजी से उनके पास आ रही थी। ये कावलरीमैन लोहे के कवच में क्लाद तेजी से उनकी ओर बढ़े और उनके रैंक्स के भीतर ग्रेट वन एम्बलम वाला एक बैनर खुला हुआ था। माँ, नानन को बहुत दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द। इस समय छोटी लड़की की पेनफुल आवाज म्यू फेंग के पीछे से आई। म्यू फेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। उसने छोटी लड़की को देखा जो अपनी माँ की लाश के पास सिमटी हुई थी, अपनी माँ की बाह को कसकर पकड़े हुए दर्द से कांप रही थी। एक तीर छोटी लड़की की पीठ को बेध गया था और खून बह निकला, बर्फ पर टपक रहा था, एक दुखद ब्लड रोज की तरह। म्यू फेंग तुरंत छोटी लड़की के पास आया, धीरे से उसे उठाया और उसके जीवन को बनाए रखने के लिए ट्रू का सर्कुलेट की। हालांकि छोटी लड़की सिर्फ एक ऑर्डिनरी व्यक्ति थी और उसकी चोट फेतल थी। म्यू फेंग की ट्रू काय उसे नहीं बचा सकती थी, केवल उसकी मृत्यु को लंबा खींच सकती थी। बड़े भाई, क्या मैं मरने वाली हूँ? माँ ने कहा था कि जब लोग मर जाते हैं तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, भूख नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। छोटी लड़की लगातार खून उगल रही थी और कठिनाई से अपनी छाती से आधा नान ब्रेड निकाला। उसे म्यू फेंग को देते हुए कहा, बड़े भाई कृपया इसे रख लो, जब मेरी माँ जागे तो क्या तुम यह उसे मेरे लिए दे सकते हो? उससे कहना कि वह भूखी न रहे, भूख लगना सच में बहुत असहज होता है। म्यू फेंग चुप था। उसने नान ब्रेड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन आधे रास्ते में ही छोटी लड़की की आंखें धुंधली हो गईं और नान ब्रेड पकड़े हुए हाथ गिर गया। म्यू फेंग ने ब्लैंकली देखा जैसे नान ब्रेड छोटी लड़की के हाथ से फिसल गया और बर्फ पर गिर गया। बूम! म्यू फेंग का दिल अचानक इंटेंस फ्यूरी से फूट पड़ा
लगभग एक अनियंत्रित रे। हा ग्रेट किन की सेना सब काउड्स है। हमारे ग्रेट जनरल का तुमसे हर दिन स्लॉटर के लिए 100 लोग देने को कहना सिर्फ एक मजाक था, और तुमने एक्चुअली ऐसा किया। तुम हमसे कितने डरते हो? ब्रदर्स किल। एक भी ग्रेट किन आदमी नहीं है जिसमें गट्स हों। सभी पुरुषों को किल करो। महिलाओं को खेलने के लिए पकड़ो। मैं इन ग्रेट किन कावर्ड्स के सिर पर सवारी करूंगा और पेशाब करूंगा और हक दूंगा। कई सौ ग्रेट वन आयन कावलरी के लीडर एक भारी भरकम आदमी था जिसकी पूरी दाढ़ी थी। उसने अपने दाहिने हाथ में एक कृपान पकड़ रखी थी। चार्ज करते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स का नेतृत्व कर रहा था और वाइल्डली चिल्ला रहा था। 30,000 इंपीरियल गार्ड्स को देखकर भी ये कई सौ ग्रेट वन आयन कावलरी डरे नहीं। इसके बजाय वे और भी अधिक आर्गंत हो गए। ब्रेजनली इंपीरियल गार्ड्स के सामने से गुजरते हुए शहर के गेट पर बचे हुए शरणार्थियों को स्लॉटर करने लगे। म्यूफेंग ने धीरे से छोटी लड़की की लाश को नीचे रखा, बर्फ से आधा नान ब्रेड उठाया और धीरे से उसे छोटी लड़की के हाथ में रख दिया। गिल, उन सब को किल करो, किसी को भी अलाइव न छोड़ो। म्यूफेंग ने दूसरों की ओर पीठ करके आदेश दिया। उसकी किलिंग इंटेंट उमड़ रही थी। 30,000 इंपीरियल गार्ड्स जो अपनी सांस रोके हुए थे, म्यूफेंग का आदेश पाकर एक स्वर्ग हिलाने वाली दहाड़ लगाई और एक साथ कई सौ ग्रेट वन आयन कावलरी की ओर चार्ज कर दिए। स्टॉप! क्या तुम पागल हो? अगर तुम उन्हें मारोगे तो 100 मील दूर तैनात 5 लाख ग्रेट वन आयन कावलरी पूर्ण पैमाने पर हमला कर देंगे और हमारा बेलोंग सिटी सच में खत्म हो जाएगा। तुम! शहर की दीवार पर मिडल एज्ड मान सदमे और गुस्से से भर गया था। म्यूफेंग पर गर्जना कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, सौद लाइट की एक चमक आसमान में उड़ी और उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। फिर मिडल एज्ड मान ये जानकर हैरान था कि उसका दाहिना हाथ कट गया था। खून बह रहा था, उसके बाद उसका बायां हाथ और फिर दोनों पैर। पलक झपकते ही मिडल एज्ड मान एक ह्यूमन स्टिक बन गया और ट्रू ड्रैगन सॉर्ड उसके ग्लेबेला पर मंडरा रहा था। किसी भी क्षण उसका सिर बेदने के लिए तैयार था। अगर तुमने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें स्लॉटर कर दूंगा। म्यूफेंग की बर्फीली आवाज शहर की दीवार के नीचे से धीरे धीरे गूंजी। जाप तो बेहतर। शराब! म्यूफेंग की तलवार बहुत तेज थी। यह केवल मिडल एज्ड मान के अंगों के पूरी तरह से कट जाने के बाद था कि शहर की दीवार पर सैनिकों ने प्रतिक्रिया की। अपने धनुष और तीर नीचे म्यूफेंग को निशाना बनाकर तान दिए। तुम्हारे तीरों का निशाना मुझ पर नहीं, बल्कि उन ग्रेट वन बास्टर्ड्स पर होना चाहिए। म्यूफेंग ने ऊपर देखा, ठंडे गेज से न्यूमरस सैनिकों को देखा। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, एक पल के लिए झिझके और फिर अनजाने में अपने धनुष और तीर नीचे कर लिए। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। जिस क्षण म्यूफेंग ने मूव किया, वे समझ गए कि यह ब्लैक क्लोथ युवा अत्यंत शक्तिशाली था, बिल्कुल असाधारण। मिडल एज्ड मैन उनका डेप्यूटी कमांडर था, कैसी रेल्म अर्ली स्टेज का एक मास्टर। फिर भी उसके पास इस युवा के खिलाफ जवाब देने की कोई शक्ति नहीं थी, जो दर्शाता था कि यह युवा कितना भयानक था। इसके अलावा प्रिंसेस जीयू की स्थिति से यह देखा जा सकता था कि इस युवा की स्थिति साधारण नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमारे ग्रेट वन के 500,000 ग्रेट वन आयन कावलरी से तुम्हारे बे लोंग सिटी को रौंदने से नहीं डरते? दामित, ये ग्रेट किन सैनिक एक्चुअली हमारा विरोध करने की हिम्मत करते हैं। क्या वे पागल हैं? प्राचीन पथ पर 30,000 इंपीरियल गार्ड्स माइटी रूप से चार्ज करते हुए आगे बढ़े और एक इंस्टेंट में सैकड़ों ग्रेट वन आयन कावलरी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे पूरी तरह से घिर गए। 30,000 के खिलाफ सैकड़ों। कोई सस्पेंस बिल्कुल नहीं था। लीडिंग ब्रिस्टली बियर्ड मैन की आंखों ने आतंक का एक रूप प्रकट किया। दिनों से वह ग्रेट वन आयन कावलरी के एक छोटे समूह का नेतृत्व कर रहा था ताकि बे लोंग सिटी के गेट्स पर उकसावे की कार्रवाई कर सके और बे लोंग सिटी के रक्षकों के सामने वह शहर के गेट पर शरणार्थियों को मार डालेगा ताकि बे लोंग सिटी के ग्रेट किन रक्षकों का अपमान कर सके। बे लोंग सिटी के रक्षक ग्रेट वन आयन कावलरी से डरते हुए हर बार आज्ञाकारी ढंग से उनके दुर्व्यवहार और स्लॉटर के लिए शरणार्थियों को रिलीज कर देते थे, जिससे ब्रिस्टली बियर्ड मैन अपने दिल की गहराइयों से ग्रेट किन रक्षकों को तुच्छ समझता था। इसलिए उसने आज फिर से इतना आर्गंत और ओवरबेरिंग बनने की हिम्मत की, भले ही 30,000 इंपीरियल गार्ड्स को देख लिया हो, क्योंकि उसके विचार में
ग्रेट किन रक्षक बस कतलस थे और वे उन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से उनका सामना म्यूफेंग से हुआ। मत भूलना हमारे ग्रेट वन के 500,000 ग्रेट वन आयन कावलरी 100 मील दूर तैनात है। अगर तुमने मुझे मारा तो 500,000 ग्रेट वन आयन कावलरी तुरंत बेलोंग सिटी को समतल कर देंगे। ब्रिस्ली बियड मान ने एक सिमटा पकड़ रखा था। उसकी ट्रू काय एक विशाल महासागर की तरह थी जो लगातार आसपास के इंपीरियल गार्ड्स की घेराबंदी का प्रतिरोध कर रहा था। गुस्से और डर से चिल्ला रहा था। सैकड़ों आदमियों में से केवल वही बचा था। अभी भी एक हताश संघर्ष कर रहा था। म्यूफेंग ने ब्रिस्ली बियड मान को आश्चर्य से देखा। बाद वाला एक्चुअली कैसी रेल्म लेट्सटे का एक एक्सपर्ट था। इस आदमी ने अकेले ही दर्जनों इंपीरियल गार्ड्स को मार डाला था। 10,000 इंपीरियल गार्ड्स निश्चित रूप से इस आदमी को पकड़ सकते थे, लेकिन कीमत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक होगी। स्टॉप, म्यूफेंग ने हल्के से कहा। उसे घेर रहे इंपीरियल गार्ड्स सख्त अनुशासन के साथ रुक गए। अब अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी घेराबंदी की फॉर्मेशन बनाए रख रहे थे। अब तुम डर जानते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, भले ही तुम अब हमें जाने दो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ब्रिस्ली बियड मान ने धीरे धीरे आ रहे म्यूफेंग की ओर देखा। उसकी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और एक दुष्ट गेज के साथ जारी रखा। उस समय मेरा ग्रेट वन आयन कावलरी निश्चित रूप से शहर को घेर लेगा और तुम्हारे बेलोंग सिटी को स्लॉटर कर देगा। जब तक म्यूफेंग स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, ब्रिस्ली बियड मान को सीधे देख रहा था और एक्सप्रेशनलेसली कहा, जब तक क्या? ब्रिस्ली बियड मान ग्रिंड, अपने पैर फैलाए, अपनी दाहिनी उंगली अपने क्रोच पर इंगित की और कहा, जब तक तुम घुटनों के बल मेरे क्रोच के नीचे रेंगते हो, फिर 50 मिलियन सिल्वर की भरपाई करते हो और स्लॉटर के लिए हजारों आम लोग भेजते हो, तब यह मामला। इससे पहले कि ब्रिस्ली बियड मान अपनी बात समाप्त कर पाता, सॉर्ड लाइट की एक चमक एक इंस्टेंट में आ गई। भेड़! ब्रिस्ली बियड मान यह देखकर हॉरिफाइड हो गया कि उसका दाहिना हाथ उड़ रहा है, खून बह रहा है। तुम एक सौद कल्टिवेटर हो। ब्रिस्ली बियड मान ने अपने दाहिने हाथ के घाव को पकड़ लिया, म्यूफेंग को फिक्सडली देखा, यह महसूस करते हुए कि बाद वाला अभी भी उसकी ओर चल रहा था, लेकिन उसके हाथ में लंबी तलवार मानो सेंचेंट हो उड़ गई और उस पर वार करने लगी। ब्रिस्ली बियड मान रिपीटेडली पीछे हट गया। उसके बाएं हाथ ने उसकी सिमट खींची और लगातार ट्रू ड्रैगन सॉर्ड के साथ क्लैशिंग की जो हवा में उड़ रही थी। हर जगह स्पार्क्स फ्लाइंग थे। PFFT। लेकिन क्रिटिकल क्षण में ब्रिस्ली बियड मान ने अपने क्रोच में एक ठंडक महसूस की। उसके बाद इंटेंस दर्द हुआ। उसने अचानक अपना सिर नीचे किया और यह देखकर हॉरिफाइड हो गया कि एक और लंबी तलवार उसके क्रोच को बिजली की तरह भेद रही थी। एक सेवरिंग डिसेंडेंट सॉर्ड स्ट्राइक डिलीवरिंग कर रही थी। नो, मेरा लाइफ ब्लड! ब्रिस्ली बियड मान एक दुखद चीख के साथ चिल्लाया, अपने बाएं हाथ से अपनी सिमट छोड़ दी, अपनी खून से लथपथ पैंट को पकड़ लिया और जमीन पर मादली लुढ़कने लगा। बैंग! म्यूफेंग ने आगे बढ़ते हुए एक कदम बढ़ाया, अपना पैर उठाया और जोर से स्टंप किया। ब्रिस्ली बियड मान के दांचन पर बुरी तरह गिर गया। एक डिफ्लेटिंग बलून की आवाज सुनाई दी और ब्रिस्ली बियड मान की आंखें फैल गईं। म्यूफेंग को फिक्सडली घूरते हुए रॉरिंग किया, तुमने मेरा दांचन क्रिपल कर दिया है। तुमने! इससे पहले कि ब्रिस्ली बियड मान अपनी बात समाप्त कर पाता, एक और किक उसके माउथ पर लगी। ट्रू काय फूट पड़ा, उसके जबड़े को डिसलोकेट कर दिया, जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गया। अपना गंदा डॉग माउथ शट करो। म्यूफेंग की गेज ऐसी थी। उसके दाहिने हाथ ने ब्रिस्ली बियड मान के बाल पकड़ लिए, उसे अत्यंत ह्यूमिलिएटिंग तरीके से शहर के गेट तक खींचते हुए ले गया। अपनी डॉग आंखें खोलो और साफ देखो, ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि मेरे ग्रेट किन के नागरिक हैं, ग्रेट किन के पिलर्स। तुम डॉग, तुम्हें उनका अपमान करने का क्या अधिकार है? म्यूफेंग ने अपनी उंगलियां फटकारी और ट्रू काय की 2 धाराएं निकलकर ब्रिस्ली बियड मान के नीकप्स को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठने को मजबूर हो गया। अब तुम्हें अपने कार्यों के लिए ठीक से कौतो करके माफी मांगनी चाहिए। म्यूफेंग ने अपने दाहिने हाथ से ब्रिस्ली बियड मान के बाल पकड़े, उसके माथे को छोटी लड़की और अन्य शरणार्थियों की लाशों की ओर बार बार जमीन पर पटका। बैंग बैंग बैंग! म्यूफेंग ने ब्रिस्ली बियड मान के सिर को बार बार जमीन पर पटका, मानो अपने दिल में
अंतहीन क्रोध को बाहर निकाल रहा हो और उसके दिमाग में अपनी मृत्यु से पहले छोटी लड़की की छवि थी। वह इतनी छोटी थी, उसका जीवन अभी शुरू हुआ था, फिर भी वह यहाँ मर गई और म्यूफेंग के पास उसका नाम जानने का भी समय नहीं था। यह सोचकर म्यूफेंग के दिल में क्रोध एक इरप्टिंग ज्वालामुखी की तरह गर्जना कर रहा था। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। मौजूद सभी लोग, चाहे वह प्रिंसेस जी यू थी, सौद कांगलन, सोंग युलोंग या शहर की दीवार पर रक्षक, चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। म्यूफेंग बहुत क्रोधित है, लेकिन बहुत दुखी भी है। प्रिंसेस जी यू की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये ग्रेट वान डॉग बास्टर्ड सूरों और कुत्तों से भी बदतर हैं। उन्हें एक्चुअली सिविलियंस को मारने में आनंद आता है। वे सच में 1000 टुकड़ों में काटे जाने के लायक हैं। सौद कांगलन ने अपने हाथ में तलवार को जकड़ लिया, अपने दांत पीसते हुए और धीमी आवाज में ग्राउल किया, यह युद्ध है। यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, कोई कानून या रिस्ट्रेंट नहीं है, केवल स्लॉटर है। खू वेन्युआन ने गहरी आह भरी, फिर आगे बढ़ा और धीरे से म्यूफेंग के कंधे को थपथ पाया। बैंग! म्यूफेंग ने ब्रिस्ली बियड मान का सिर पकड़ा और उसे फिर से जोर से जमीन पर पटका। अंततः थोड़ी क्लैरिटी प्राप्त की। ब्रिस्ली बियड मान, जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए था, अब उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी वाइटैलिटी कट चुकी थी, पूरी तरह से मर चुका था। एक खूनी का स्ट्रीम उस आदमी के शरीर से निकली और म्यूफेंग के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे म्यूफेंग के दांचन के अंदर ट्रू काय बहुत बढ़ गई। टीचकू, आपने मुझे मूर्ख बनाते देखा है। म्यूफेंग ने ब्रिस्ली बियड मान के बाल पकड़े, उसे घुटनों के बल की मुद्रा में रखा, फिर खड़ा हो गया। यह ह्यूमन नेचर है। पहली बार जब मैं बैटलफील्ड पर आया था तो मैंने अपनी पैंट लगभग पीली थी। तुम उससे कहीं बेहतर हो जो मैं था, खू वेन्युआन ने भावुक होकर कहा। म्यूफेंग ने सिर हिलाया, धीरे से छोटी लड़की की लाश को उठाया और सबसे कहा, इन रिमेन्स को इकट्ठा करो और शहर में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक उचित बैरियल दो। यस, इंपीरियल गार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया। मैदान पर शरणार्थियों और इंपीरियल गार्ड्स के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गेट्स खोलो, म्यूफेंग ने सीधे शहर की दीवार पर सैनिकों की ओर देखते हुए धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन सभी सैनिकों ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की और वे भयभीत हो गए। ब्रिस्ली बियड मान को यातना देकर मारने का म्यूफेंग का दृश्य पूरी तरह से प्रेजेंट सभी को औद कर दिया। अब किसी को भी इस डीमन म्यूफेंग को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं थी। रंबल रंबल रंबल। जल्द ही विशाल शहर का गेट म्यूफेंग के सामने खुल गया और म्यूफेंग शहर के गेट में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। चैप्टर 73। जनरल क्षुअनवू ज्यूसोंग। म्यूफेंग शानदार ढंग से इंपीरियल गार्ड्स का नेतृत्व करते हुए बेलोंग सिटी में दाखिल हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक जीवित शरणार्थी उसके पीछे आ रहे थे। उनकी आंखों में एक निराशाजनक स्थिति से बचने की खुशी थी। शहर से बाहर निकाले जाने के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब म्यूफेंग के समर्थन से उन्होंने जीवन के लिए फिर से आशा प्राप्त कर ली और इस प्रकार म्यूफेंग के प्रति उनकी नजरें श्रद्धा और कट्टरता से भरी थीं। बेलोंग सिटी के अंदर जो आम लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, एक एक करके बाहर आए, चुपचाप म्यूफेंग और उसके समूह को देख रहे थे। इन लोगों की आंखों में म्यूफेंग ने केवल सुस्ती, नमनस और निराशा देखी। शहर में प्रवेश करने से पहले म्यूफेंग ने एक शरणार्थी से बेलोंग सिटी की वर्तमान स्थिति के बारे में सीखा था। ग्रेट वन के 5 लाख आयन कैवलरी से डरकर बेलोंग सिटी के रक्षक बार बार पीछे हट गए, लगातार ग्रेट वन की अनुचित मांगों से सहमत होते रहे और यहाँ तक कि ग्रेट वन आयन कैवलरी के दुर्व्यवहार के लिए प्रतिदिन 100 सिविलियंस की आपूर्ति करने की पागल मांग से भी सहमत हो गए। इस निर्णय ने बेलोंग सिटी के लोगों को पूरी तरह से निराशा में डाल दिया। उसे यहाँ लाओ, म्यूफेंग ने सौद कांगलन से कहा। सौद कांगलन समझ गया, शहर की दीवार पर चढ़ गया, उस मिडल एज्ड मैन को उठा लिया जिसके सभी अंग टूट गए थे और उसे म्यूफेंग के सामने फेंक दिया। सर, मैं वेई बिंग हूँ, बेलोंग सिटी का डेप्यूटी कमांडर। तुम मुझे नहीं मार सकते। मिडल एज्ड मैन का चेहरा अत्यधिक खून बहने से पेल था और उसने आतंक के साथ म्यूफेंग की ओर देखा। म्यूफेंग ने मिडल एज्ड मैन के बाल पकड़े, उसे उठाया और उसे ठंडी आंखों से घूरा। स्पीक, वह कौन था जो ग्रेट वन की दैनिक सिविलियन आपूर्ति की मांग से सहमत था? क्या वह वू हाओ था?
वेई बिंग कांप उठा, निगल गया और कहा, यह लॉर्ड वुहाओ नहीं था। जब से लॉर्ड वुहाओ पर घात लगाकर हमला किया गया और वह बुरी तरह घायल हो गया, तब से वह सिक्लूजन हीलिंग में है और अब सैन्य मामलों का प्रबंधन नहीं करता है। फिर प्रभारी कौन है? म्यूफेंग ने पूछना जारी रखा। यह जनरल क्षुअनवू लॉर्ड हुज्यूसोंग है। वर्तमान में उनके पास 6 नॉर्दर्न शहरों के सैन्य मामलों पर पूर्ण अधिकार है। वेई बिंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैं हुज्यूसोंग को जानता हूँ। वह नॉर्दर्न रीजन में दूसरे स्थान पर है, केवल वुहाओ से नीचे, सोंग युलोंग ने बीच में कहा। वेई बिंग ने सावधानी से म्यूफेंग पर एक नज़र डाली और कहा, सर, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मैं जानता हूँ। क्या तुम मुझे अब जाने दे सकते हो? म्यूफेंग एक्सप्रेशनलेस था। वेई बिंग को पकड़कर वह भीड़ के पास से गुजरा और मेन स्ट्रीट पर चला गया। तुरंत नम सिविलियंस के एक समूह ने इस दृश्य को देखा और सबने देखा। याद रखना, तुम ग्रेट किन के नागरिक हो, डिग्निटी वाले लोग हो, बेलोंग सिटी के मवेशी नहीं। आज मैं म्यूफेंग तुमसे यहाँ और अब वादा करता हूँ, जो भी तुम्हारे साथ मवेशियों जैसा व्यवहार करने और स्लॉटर के लिए तुम्हें ग्रेट वन आयन कावलरी को फेंकने की हिम्मत करेगा, मैं उन्हें मार दूंगा। जैसे ही उसने बात की, म्यूफेंग ने अपनी ट्रू ड्रैगन सॉर्ड निकाली और एक सॉर्ड लाइट एक शानदार सूरज की तरह उठी। PFFT वेई बिंग, जिसे म्यूफेंग पकड़े हुए था, एक इंस्टेंट में 2 हिस्सों में कट गया। खून ने बर्फ को रंग दिया, एक ब्लूमिंग भयानक फूल की तरह। अनगिनत सिविलियंस ब्लैंकली इस दृश्य को देखते रहे और फिर धीरे धीरे उनकी धुंधली आंखों में आशा की एक चिंगारी जल उठी। नॉर्दर्न रीजन के पतन के बाद से वे बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते थे। बे लोंग सिटी छोड़ने पर द वन आर्मी द्वारा उनका स्लॉटर किया जाता था, जबकि बे लोंग सिटी में रहने पर डिफेंडिंग कमांडर्स द्वारा उनका उत्पीड़न होता था। या तो रास्ता एक मृत अंत था, इसलिए सबने आशा खो दी थी। वॉकिंग कॉर्प्सेस की तरह बेलोंग सिटी में बमुश्किल जीवित रह रहे थे, लेकिन अब म्यूफेंग की उपस्थिति प्रकाश की एक किरण की तरह थी। उनके दिलों में चमक रही थी और उनके लिए आशा की एक चिंगारी लेकर आई थी। धन्यवाद सर, हमारे लिए खड़े होने को तैयार होने के लिए। एक एक करके आम लोग अपनी आंखों में आंसू के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, कृतज्ञता में म्यूफेंग के सामने प्रोस्ट्रेशन किया। जंप जंप जंप। अचानक शहर के अंदर गहराई से एक टीम तेजी से पास आई। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का एक स्क्वेयर-फेस्ड आदमी था। उसने ब्लैक आर्मर पहना था। उसकी कमर पर 2 सेबर्स थीं और उसमें एक इम्पोजिंग औरत थी, जिसे उसने बिना गुस्सा किए भी प्रदर्शित किया। जैसे ही आम लोगों ने इस आदमी को देखा, वे बिखर गए मानो प्लेग से बच रहे हों। उनकी आंखें फिर से भरी हुई थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी बेलोंग सिटी पहुंचे हो और तुम मेरे डेप्यूटी कमांडर को मारने की हिम्मत करते हो। मिलिट्री लॉ के अनुसार यह एक कैपिटल ऑफेंस है। क्या तुम मौत की तलाश में हो? स्क्वेयर-फेस्ड आदमी म्यूफेंग के सामने रुक गया। उसने पहले वेई बिंग के शरीर पर एक नज़र डाली, जो 2 हिस्सों में कटा हुआ था, और उसकी आंखों की गहराइयों से एक प्रबल क्रोध फूट पड़ा। उसने जोर से म्यूफेंग से पूछा, तुम कौन हो? म्यूफेंग ने उदासीनता से कहा, मैं वान याओ हूँ, बेलोंग सिटी का कमांडर। तुम्हें मुझे वेई बिंग की मौत के बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगा, अन्यथा भले ही तुम इंपीरियल सिटी से रीइंफोर्समेंट्स हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वान याओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्लैंग। सॉर्ड लाइट की एक चमक बिजली की तरह दिखाई दी। वान याओ की आंखें सिकुड़ गईं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह यह देखकर हॉरिफाइड हो गया कि एक तलवार सीधे उस पर इंगित की गई थी। उसकी नोक उसके ब्राउ से कुछ ही इंच दूर थी। कितनी तेज तलवार थी! वान याओ का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसने म्यूफेंग को ध्यान से देखा। उसकी आंखें अप्रहेंशन से भरी हुई थीं। वह कैसी रेल्म लेट स्टेट का एक मास्टर था, फिर भी वह यह भी नहीं देख सका था कि इस युवक ने अपनी तलवार कैसे खींची थी। वह तुरंत समझ गया कि इस युवक की ताकत उससे ऊपर थी और काफी हद तक। मुझे अपने कार्यों के बारे में तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की क्या आवश्यकता है? अब वापस जाओ और हु ज्यूसोंग को यहाँ आने को कहो। अगर वह एक्सप्लेनेशन चाहता है तो उसे घुटनों के बल आकर मुझे देने दो। ओह, वैसे मेरा नाम म्यूफेंग है, यह नाम याद रखना, म्यूफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। बेहद दूर मत जाओ। वान याओ ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसके पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ और वे जड़ से कट गए, जिससे वह बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। एक और शब्द कहा,
तो अगली तलवार सिर्फ तुम्हारे पैर नहीं काटेगी। म्यूफेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट सब्सटेंस जितनी घनी थी। यह एक पागल आदमी है, एक पागल आदमी जो किसी चीज से नहीं डरता। वान याओ ने फाइनलमेंट रियलाइज किया कि उसने किस तरह के व्यक्ति को प्रोवोक किया था। उसका दिल इंटेंस फियर से भर गया था। मैं नोटिफाई करने जाता हूँ। वान याओ ने पागलों की तरह बर्फ पर खुदाई की, म्यूफेंग से दूर रेंगते हुए अपने पीछे अलार्मिंग ब्लड स्टेन्स छोड़ता जा रहा था। साइलेंस। पूरा दृश्य साइलेंट था। चाहे वह शहर की दीवार पर सैनिक थे, वान याओ द्वारा लाई गई टीम थी, या आसपास छिपे आम लोग थे, सभी ने इस दृश्य को सदमे में देखा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि म्यूफेंग इतना डिसाइसिव और निर्दयी होगा, और उसके हमले इतने शार्प और भयानक थे। सैनिकों ने अप्रिहेंशन दिखाया, म्यूफेंग के प्रति श्रद्धा की भावना विकसित की, और आम लोगों ने श्रद्धा के साथ म्यूफेंग की ओर देखा, क्योंकि यह युवक पहला व्यक्ति था जो उनके लिए, तुच्छ आम लोगों के लिए खड़े होने को तैयार था। कांगलन वेई बिंग के शरीर को शहर के गेट पर लटका दो, बाकी तुम मृत सिविलियंस और सैनिकों के शवों को ठीक से दफना। म्यूफेंग ने सौद कांगलन पर एक नजर डाली, फिर इंपीरियल गार्ड्स की ओर मुड़कर कहा। यह कहने के बाद म्यूफेंग ने शहर के भीतर जमीन का एक अच्छा टुकड़ा पाया और व्यक्तिगत रूप से एक बैरियल पिट खोदा। फिर उसने छोटी लड़की और महिला के शवों को एक एक करके बैरियल पिट में रख दिया। म्यूफेंग चुपचाप देखता रहा जैसे छोटी लड़की का शरीर बर्फ और मिट्टी से ढक गया। धीरे से फुसफुसाया, मुझे क्षमा करे। बेलोंग सिटी जनरल्स रेजिडेंस। हु ज्यूसोंग चुपचाप अपने हाथ में एक लेटर पढ़ रहा था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। जनरल हु, झिझकने की क्या बात है? हमारे नेशनल प्रेसेप्ट प्रतिभा को संजोते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अभी तक पूर्ण पैमाने पर अटैक शुरू नहीं किया है। यह तुम्हारा मौका है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से सीज करना चाहिए। एक ब्लैक रोब्ड मैन में पूरी तरह से श्राउडेड एक आकृति चुपचाप छाया में खड़ी थी, एक कर्कश आवाज में बोल रही थी। हु ज्यूसोंग की भौहें सिकुड़ गईं और वह हेजिटेशन में पड़ गया। जनरल हु, हमें प्राप्त इन्फॉर्मेशन के अनुसार किन एम्पर जी चुआन और संस्थापक एम्पर जी वुमिंग दोनों मर चुके हैं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ग्रेट किन की कोई उम्मीद है? यह सुनकर हु ज्यूसोंग की पुतलियां सुई की तरह सिकुड़ गईं। वह अचानक खड़ा हो गया और बोला, क्या योर मैजेस्टी और फॉर्मर एम्पर दोनों मर चुके हैं? इम्पॉसिबल। यह बिल्कुल सच है। क्या तुम्हारे पास किन एम्पर जी चुआन का साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन नहीं है? अभी एक मैसेज भेजो और इसकी पुष्टि करो। ब्लैक रोब्ड मैन स्नीयर्ड। हु ज्यूसोंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी छाती से एक साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन निकाला और एक मैसेज भेजा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद हु ज्यूसोंग के साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन में कोई गतिविधि नहीं दिखी, जिससे हु ज्यूसोंग का दिल बैठ गया। अतीत में अर्जेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए वह साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन का उपयोग करके चुपके से किन एम्पर से संपर्क करता था और किन एम्पर हमेशा समय पर उत्तर देता था। लेकिन अब किन एम्पर उत्तर देने में देर कर रहा था, जिससे हु ज्यूसोंग डगमगा गया। योर मैजेस्टी और फॉर्मर एम्पर को किसने मारा? इतने विशाल ग्रेट किन में डिवाइन यूनियन रेल्म के केवल कुछ ही एक्सपर्ट्स हैं, और फॉर्मर एम्पर जी वुमिंग सैकड़ों साल पहले से ही डिवाइन यूनियन में थे, इसलिए वह अब निश्चित रूप से और भी मजबूत होगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उन्हें मारने वाला और कौन हो सकता है। हु ज्यूसोंग स्नीयर्ड। ब्लैक रोब्ड मैन ने उदासीनता से कहा, हम स्पेसिफिक्स के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि एक महान व्यक्ति जिसने डिवाइन यूनियन रेल्म को पार कर लिया था ने मूव किया, और जी चुआन और जी वुमिंग का पतन एक सच्चाई है। बेशक तुम मुझे विश्वास नहीं करने का चॉइस ले सकते हो, लेकिन अगर हमारे ग्रेट वन के 5 लाख आयन कैवलरी पूर्ण पैमाने पर अटैक शुरू करते हैं, तो तुम हु ज्यूसोंग काउंटलेस लोगों के साथ नॉर्दर्न रीजन में दफन हो जाओगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे नेशनल प्रेसेप्ट तुम्हारी परवाह करते हैं? यह कहकर ब्लैक रोब्ड मैन जाने के लिए मुड़ा। वेट। हु ज्यूसोंग ने तुरंत ब्लैक रोब्ड मैन को आवाज लगाई और गहरी आवाज में कहा, मैं सहमत हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति सर्कमस्टांसेस के अनुकूल होता है। तब मैं तुम्हारी गुड न्यूज की प्रतीक्षा करता हूँ। ब्लैक रोब्ड मैन दुष्टता से हंसा और फिर छाया में गायब हो गया। जंप जंप जंप। इस समय दरवाजे पर अर्जेंट नॉकिंग हुई। हु ज्यूसोंग ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और कहा, आंदा आओ। दरवाजा खुला और हु ज्यूसोंग यह देखकर हैरान था
कि प्रवेश द्वार पर कोई नहीं था। जनरल, मैं यहाँ हूँ। जमीन से एक कमजोर आवाज आई हूँ। ज्यूसोंग बिना मतलब के नीचे देखने लगा और फिर उसने वान याओ को देखा, जिसके पैर जड़ से कट गए थे, कठिनाई से उसकी ओर रेंग रहा था। चैप्टर 74 नील डाउन एंड एक्सप्लेन। हु ज्यूसोंग की पुतलियां सिकुड़ गईन। उसने अविश्वास से वान याओ को देखा जो जमीन पर रेंग रहा था। वान याओ उसके ट्रस्टेड एड्स में से एक था और बेलोंग सिटी का डोमिनेटर था। फिर भी उसके पैर काट दिए गए थे, जो व्यावहारिक रूप से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ था। कौन? यह किसने किया? हु ज्यूसोंग ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, क्रोधित होकर। यह इंपीरियल सिटी द्वारा सपोर्ट के लिए भेजा गया लीडर था। उसने कहा कि उसका नाम म्यूफेंग था। वान याओ ने अपनी आंखों में वेनम के साथ कहा, म्यूफेंग। हु ज्यूसोंग ने माथा सिकोड़ा। यह नाम उसके लिए अपरिचित था, उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वान याओ का इसी रेल्म लेट स्टेट का एक मास्टर था, इसलिए उसे हराने के लिए किसी को कम से कम काइसी रेल्म पीक स्टेट पर होना चाहिए था। उसकी कल्टिवेशन लेवल क्या है? हु ज्यूसोंग ने गहरी आवाज में पूछा। वान याओ ने सोचा। उसके आसपास की काय को देखते हुए वह काइसी रेल्म पीक स्टेट पर होना चाहिए। यह सुनकर हु ज्यूसोंग ने राहत की सांस ली। वह खुद काइसी रेल्म पीक स्टेट का एक मास्टर था। जब तक कोई डिवाइन यूनियन रेल्म एक्सपर्ट प्रकट नहीं होता, कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। पहले मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ। हु ज्यूसोंग जल्दी में नहीं था और उसने पहले सिचुएशन को समझने का फैसला किया। वान याओ ने एक गहरी सांस ली और अंतिम विवरण तक जो कुछ भी हुआ था उसे बताया। बैंग! सुनने के बाद हु ज्यूसोंग ने अपनी हथेली डेस्क पर पटक दी, उसे तोड़ दिया और गुस्से से कांप उठा। बास्टर्ड! यह बास्टर्ड! क्या वह पूरे बेलोंग सिटी को मार डालना चाहता है? हु ज्यूसोंग लगभग गर्जना करते हुए बोला। यह जानने पर कि म्यूफेंग ने अपने ऊपर ग्रेट वन की सैकड़ों छोटी टीम का सफाया करने और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से वेई बिंग को मारने का काम ले लिया था, हु ज्यूसोंग का क्रोध अब और नियंत्रित नहीं हो सकता था। जनरल, उसने यह भी कहा कि तुम्हें यहाँ आने और उसे घुटनों के बल एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहना है। वान याओ ने हिम्मत करके म्यूफेंग के शब्दों को शब्दशः दोहराया। हु ज्यूसोंग की सांसें रुक गईं, फिर उसकी आंखों में आग भड़क उठी, उसके फेफड़े लगभग गुस्से से फटने को थे। दाम दाम दाम! वह सोचता है कि वह क्या है? मुझे यहाँ आने और उसे घुटनों के बल एक्सप्लेनेशन देने को कह रहा है। वह बहुत आर्गेंट है, बस बहुत आर्गेंट है। हु ज्यूसोंग बेहद गुस्से में था। उसने अपनी एक्सप्रेशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था, जबकि वान याओ चुपचाप कोने में छिप गया, अपने पैरों की चोटों को ठीक करने के लिए ट्रूकाई का उपयोग कर रहा था। अपनी कल्टिवेशन के साथ, भले ही उसके पैर पूरी तरह से कट गए हों, जब तक उन्हें समय पर फिर से जोड़ दिया जाता वह ठीक हो जाता। लेकिन अब समस्या यह थी कि उस समय म्यूफेंग उसके ठीक सामने था, तो वह अपने पैर उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपनी निकासी के बाद हु ज्यूसोंग की एक्सप्रेशन ठंडी हो गई और उसने वान याओ को उठा लिया। जनरल, तुम? वान याओ ने आश्चर्य से हु ज्यूसोंग की ओर देखा। चलो उस म्यूफेंग को देखने, मैं देखना चाहता हूँ कि वह मेरा क्या कर सकता है, यह देखते हुए कि हम दोनों काइसी रेल्म पीक स्टेट पर हैं। हु ज्यूसोंग वान याओ को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया और प्रवेश द्वार पर पहरेदारों को आदेश दिया, बाकी 3 डोमिनेटर्स को इकट्ठा करो और इस दाम्ड म्यूफेंग से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। यस, पहरेदार ने आदेश स्वीकार किया और चला गया। लॉर्ड म्यूफेंग, शरणार्थियों और इंपीरियल आर्मी के शवों को ठीक से दफना दिया गया है। बेलोंग सिटी के उपनगर में कैंप में सौद कांगलन रिपोर्ट करने आया। म्यूफेंग टेंट के बाहर एक कुर्सी पर बैठा था। सौद कांगलन की ओर सिर हिलाते हुए कहा, ब्रदर कांगलन, हमारी उम्र समान है, इसलिए तुम्हें मुझे लॉर्ड कहने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल एड्रेस काफी होगा। सौद कांगलन ने एक पल के लिए झिझकते हुए सावधानी से कहा, ब्रदर म्यू। म्यूफेंग ने स्माइल किया और सिर हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि उसने गली के अंत में एक हंगामा सुना। म्यूफेंग और सौद कांगलन बिना मतलब के अपना सिर घुमाकर देखने लगे। गली के अंत में एक कावलरी ट्रूप तेजी से आ रही थी। यह कावलरी ट्रूप मोटे ब्लैक आर्मर में कवर्ड थी और यहाँ तक कि उनके वॉर्सेस भी मजबूत, भयंकर ब्लैक आर्मर में एंकेस्ड थे। लीडिंग फिगर गोल्डन आर्मर पहने हुए और अपनी पीठ पर एक गोल्डन लॉन्ग स्पीयर लेकर इस ब्लैक आर्मर्ड कावलरी के बीच उल्लेखनीय रूप से खड़ा था। यह जनरल क्षुअनवू हु ज्यूसोंग है।
प्रिंसेस जी यू चलकर आई और एक अनुस्मारक के रूप में म्यूफेंग से फुसफुसाया। सड़क पर आम लोगों ने यह कावलरी ट्रूप देखकर उनकी आंखों में इंटेंस फियर फूट पड़ा और उन्होंने जल्दी से रास्ता बना दिया। हु ज्यूसोंग के पीछे 4 शक्तिशाली ब्लैक आर्मर्ड डोमिनेटर्स बारीकी से पीछा कर रहे थे और उनमें वान याओ का फेमिलियर चेहरा भी था। हालांकि वान याओ अपने पैर खो चुका था और केवल अपने हाथों से अपने वॉहर्स को मनूवर कर रहा था। यद्यपि वह चट्टान की तरह स्थिर था, वह काफी कॉमिकल लग रहा था। विनय बहुत देर बाद हु ज्यूसोंग गोल्डन आर्म पहने हुए अपनी टुकड़ी को रुकने के लिए ले आया। ऊपर से नीचे म्यूफेंग को देख रहा था, लेकिन जल्द ही हु ज्यूसोंग ने प्रिंसेस जी यू को देखा। उसकी आंखें झपकी और उसने मुट्ठी बांधते हुए कहा, यो सबऑर्डिनेट हु ज्यूसोंग प्रिंसेस को प्रणाम करता है। प्रिंसेस जी यू की डेलिकत भौहें सिकुड़ गईं। हु ज्यूसोंग का रवैया बहुत आर्गन था। वह सलूट करते समय अपने घोड़े से नीचे भी नहीं उतरा, बस उसे ऊपर से नीचे देखकर अपना सम्मान दे रहा था। तुम म्यूफेंग हो है ना? मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका दूंगा। तुम हु ज्यूसोंग ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, म्यूफेंग को डिस्डेनफुली देखा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गई। सौदकाई की एक चमक एक स्विमिंग ड्रैगन की तरह म्यूफेंग की कमर से अपने आप निकली और हु ज्यूसोंग पर वार किया। तुम मौत के लिए अभिशप्त हो। हु ज्यूसोंग की एक्सप्रेशन ग्रिम थी और उसने क्लांग के साथ अपनी पीठ से गोल्डन लॉन्ग स्पीयर खींचते हुए गर्जना की। भाले के एक थ्रस्ट के साथ यह एक कूलिंग ड्रैगन की तरह चला गया और भयानक ट्रू का एक इन्वर्टेड वॉटरफॉल की तरह हु ज्यूसोंग के शरीर से बाहर निकल गया। वान याओ सहित चारों डोमिनेटर सब स्नीड, यह सोचकर कि यह म्यूफेंग वास्तव में युवा और उतावला था, सीधे मूव करने की हिम्मत कर रहा था। क्या वह वास्तव में सोचता था कि वह यहाँ एकमात्र काइसी रेल्म पीक स्टे था? वान याओ और बाकी 4 डोमिनेटर्स को हु ज्यूसोंग पर बहुत भरोसा था, क्योंकि हु ज्यूसोंग एक साधारण काइसी रेल्म पीक स्टेज एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वह था जिसका एक पैर डिवाइन यूनियन रेल्म में था। उसकी ताकत एक विशिष्ट काइसी रेल्म पीक स्टेज एक्सपर्ट से भी अधिक थी। बैंग! सौदकाई एक धूमकेतु चांद से टकराते हुए तुरंत दौड़ा और गोल्डन लॉन्ग स्पीयर से जोर से टकराया। हिंसक ट्रू काई फट गया, जिससे सर्कुलर रिपल्स की परतें बन गईं। फिर सबने देखा कि हु ज्यूसोंग के नीचे का वॉहर्स काउंटलेस ब्लड मिस्ट्स में फट गया और हु ज्यूसोंग के शरीर के चारों ओर प्रोटेक्टिव ट्रू काई बिखर गया। तुरंत हु ज्यूसोंग खुद पीछे की ओर उड़ गया। फ्रेश ब्लड का एक मुंह उगल रहा था। थंप थंप थंप! हु ज्यूसोंग अजीब तरह से उतरा, 10 से अधिक कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह बमुश्किल खुद को स्थिर कर पाता, और फिर उसने अब्रप्टली ऊपर देखा। वूश! सौदकाई की एक चमक छाया की तरह आई और पलक झपकते ही यह उसके ग्लेबेल पर मंडरा रही थी। तलवार की नोक उसके ग्लेबेल में आधा इंच भेद रही थी। खून उसके ग्लेबेल से बह निकला, लगभग हु ज्यूसोंग के पूरे चेहरे को लाल रंग में रंग दिया। सौद विल! हु ज्यूसोंग की पुतलियां पिनप्रिक्स तक सिकुड़ गईं और उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया। वह समझ गया कि उसका सामना एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट से हुआ था। म्यूफेंग की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। साइलेंस! एक मौत की चुप्पी। चाहे वह वान याओ और बाकी 3 डोमिनेटर्स द्वारा नेतृत्व की गई टुकड़ी के सैनिक थे या आसपास छिपे न्यूमरस आम लोग थे, वे सब इस दृश्य से शॉक्ड थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जनरल क्षुअनवो हु ज्यूसोंग, नॉर्दर्न टेरिटरी का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और काइसी रेल्म पीक स्टेट का एक महान मास्टर, एक्चुअली हार जाएगा और इतनी आसानी से। सिर्फ एक मूव में। सौद कांगलन और प्रिंसेस जी यू हालांकि स्नीड, उन्होंने म्यूफेंग की ट्रू स्ट्रेंथ को देखा था और जानते थे कि यद्यपि म्यूफेंग केवल काइसी रेल्म पीक स्टेज पर था, उसकी ताकत एक साधारण ग्रैंडमास्टर से भी अधिक थी। लेकिन यहाँ तक कि सौद कांगलन और दूसरे क्या नहीं जानते थे, वह यह था कि म्यूफेंग की करंट स्ट्रेंथ, जब उसने किन एम्पर को मारा था, उससे भी अधिक थी और बहुत कुछ। एक मिया काइसी रेल्म पीक स्टेज हु ज्यूसोंग को तो छोड़ दीजिए, म्यूफेंग आसानी से एक डिवाइन यूनियन रेल्म अर्ली स्टेज मास्टर जैसे किन एम्पर जी चुआन को भी मार सकता था। आखिरकार इस नॉर्दर्न यात्रा के दौरान जब भी म्यूफेंग के पास समय होता था, वह स्पिरिट स्टोन्स के साथ कल्टिवेट करता था, जिससे उसकी स्पेशल रिंग में 10,000 स्पिरिट स्टोन्स पूरी तरह से समाप्त हो जाते थे और म्यूफेंग का दानशन ट्रूकाई एक सामान्य काइसी के 60 गुना तक फैल गया था। यहाँ तक कि म्यूफेंग खुद भी नहीं जानता था कि जब वह पूरी ताकत से जाता था
तो वह वास्तव में कितना मजबूत था, क्योंकि उसके पास अब तक पूरी ताकत से जाने का मौका नहीं मिला था। क्या मैंने वान याओ को मेरे शब्द कन्वे नहीं करने के लिए कहा था कि तुम हु ज्यूसोंग यहाँ आने और मुझे घुटनों के बल एक्सप्लेनेशन देने के लिए लुढ़काओ? तुम अभी तक क्यों नहीं घुटने टेक रहे हो? म्यूफेंग अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, धीरे धीरे बोल रहा था। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन एक चिलिंग ठंडक से भरी हुई थी। म्यूफेंग, बहुत दूर मत जाओ। यह नॉर्दर्न टेरिटरी है। जनरल हु नॉर्दर्न टेरिटरी का डोमिनेटर है। तुम उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? एक बली डोमिनेटर ने गुस्से से म्यूफेंग की ओर देखा। हु ज्यूसोंग के लिए बोल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसके शब्द अचानक रुक गए। सौडकाई की एक धारा बहुत तेज गति से निकली, बली डोमिनेटर के ग्लेबेला को भेदती हुई। बली डोमिनेटर जोर से जमीन पर गिर गया, रिवाइवल से परे मर गया। म्यूफेंग, तुम अनुचित नहीं हो सकते। तुम एक और पतला मिडिल एज्ड मैन डोमिनेटर बेसब्री से आगे बढ़ा, और इसी तरह सौडकाई की एक धारा उसके ग्लेबेला को भेद गई। आए, तीसरे डोमिनेटर ने अपना पहला शब्द कहा ही था कि उसका दिल सौडकाई से बेध गया, और वह जमीन पर गिर पड़ा, लगातार मरोड़ रहा था। क्या कोई और है जो हु ज्यूसोंग के लिए बोलना चाहता है? म्यूफेंग ने काजुली कहा। अकेला बचा हुआ वान याओ अकेले अपने घोड़े पर बैठा था। उसने निगल लिया और अपना मुंह कसकर बंद रखा। हु ज्यूसोंग जड़ से जमा हुआ था, मूव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं जब उसने म्यूफेंग की ओर देखा। अब घुटने टेको और एक्सप्लेन करो। म्यूफेंग की नजर हु ज्यूसोंग पर पड़ी, और उसने ठंडे स्वर में कहा, म्यूफेंग तुम। हु ज्यूसोंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ट्रू ड्रैगन सौद कांप उठी और आधा इंच और भेद गई, जिससे हु ज्यूसोंग अपने बाकी शब्दों को निगलने के लिए डर गया। मैंने तुमसे घुटने टेकने को कहा था। क्या तुम ह्यूमन स्पीच नहीं समझते? म्यूफेंग की आंखों में एक किलिंग इंटेंट धीरे धीरे प्रकट होने लगी। हु ज्यूसोंग की आंखों में अपमान दिखा, और वह जोर से घुटनों के बल बैठ गया। यह दृश्य पहरेदारों और आम लोगों की आंखों में गहराई से अंकित हो गया। हु ज्यूसोंग, जो अपने डोमिनेटर की तरह बेलोंग सिटी पर शासन कर रहा था, अब इस ब्लैक क्लाद युवक के सामने एक कुत्ते की तरह घुटनों के बल बैठ गया। चैप्टर 75। यू आर नॉट रॉन्ग बट यू डिजर्व टू डाई। स्पीक। तुमने ग्रेट किन के नागरिकों को द वन आर्मी द्वारा स्लॉटर के लिए बाहर क्यों धकेला? अगर तुम्हारे पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो तुम मर जाओगे। म्यूफेंग ने ठंडे स्वर में हु ज्यूसोंग को देखा, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, और उससे पूछताछ की। हु ज्यूसोंग ने गहरी आवाज में कहा, लॉर्ड म्यूफेंग, तुम कभी फ्रंट लाइन्स पर नहीं गए हो, इसलिए तुम यह नहीं समझते कि नॉर्दर्न टेरिटरी की सिचुएशन कितनी खराब है। ग्रेट वन के 5 लाख आयन कावलरी बेलोंग सिटी से सिर्फ 100 मील बाहर है। इस बिंदु पर हु ज्यूसोंग का स्वर उत्तेजित हो गया। एक बार ये 5 लाख आयन कावलरी पूर्ण पैमाने पर अटैक शुरू कर देते हैं, बेलोंग सिटी खत्म हो जाएगा। अगर बेलोंग सिटी गिर गया तो नॉर्दर्न टेरिटरी खत्म हो जाएगा। अगर नॉर्दर्न टेरिटरी नहीं रुक सकता तो क्या इंपीरियल सिटी अभी भी जीवित रह सकता है? म्यूफेंग ने एक्सप्रेशनलेसली कहा, कंटिन्यू। मैंने जो कुछ भी किया है वह सब ग्रेट किन के लिए है, इसलिए बेलोंग सिटी नहीं गिर सकता। भले ही मुझे अनुचित साधनों का सहारा लेना पड़े, मुझे बेलोंग सिटी को रोकना होगा। इसलिए मैंने अपमानजनक रूप से ग्रेट वन द्वारा की गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। जितना अधिक हु ज्यूसोंग बोलता गया, उतना ही वह उत्तेजित होता गया। मैंने जो कुछ भी किया है वह केवल अधिक अच्छे के लिए खुद का बलिदान है। अगर मैं फ्रंट लाइन्स पर नहीं होता तो ग्रेट वन आयन कावलरी पहले ही नॉर्दर्न टेरिटरी को रौंद चुकी होती और सीधे इंपीरियल सिटी पर चढ़ आती। क्या मैं गलत हूँ? म्यूफेंग ने शांति से कहा, तुम गलत नहीं हो। हु ज्यूसोंग ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव आया और उसने कहा, लॉर्ड म्यूफेंग, मैं वर्तमान में नॉर्दर्न टेरिटरी डिफेंस लाइन का ओवरऑल कमांडर हूँ। मेरे बिना बेलोंग सिटी बिल्कुल नहीं रुक सकता, तुम कहते हो। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, ट्रू ड्रैगन सॉर्ड जो उसके ब्राउ पर दबा हुआ था, अचानक उसके सिर से होकर गुजर गई। हु ज्यूसोंग ने अविश्वास से म्यूफेंग की ओर देखा। लेकिन तुम मरने योग्य हो, म्यूफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। साइलेंस। एक मौत की चुप्पी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि म्यूफेंग बस ऐसे ही हु ज्यूसोंग को मार डालेगा। ब्रदर म्यू। यह हु ज्यूसोंग आखिरकार
नॉर्दर्न टेरिटरी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसे इस तरह मारना उचित नहीं हो सकता है, सौद कांगलन ने आगे बढ़ते हुए कहा। म्यूफेंग, तुम इस बार इम्पल्सिव थे। इस हु ज्यूसोंग को नहीं मारा जाना चाहिए था। उसे मारने से बे लोंग सिटी में सेना का मनोबल डिस्टेबिलाइज हो सकता है, प्रिंसेस ने आगे बढ़ते हुए माथा सिकोड़ते हुए कहा। म्यूफेंग ने शांति से कहा, वह सिर्फ एक स्कम्बग है। क्या मैं उसे नहीं मारूं और उसके लिए नॉर्दर्न टेरिटरी को खराब करने और दुश्मन को सौंपने की प्रतीक्षा करूं? यद्यपि म्यूफेंग के पास अधिक अनुभव नहीं था, उसने अपने पिछले जीवन के इतिहास में हु ज्यूसोंग जैसे बहुत से लोगों को देखा था, अपने ही लोगों के लिए निर्दयी और बेरहम, फिर भी अपने दुश्मनों के प्रति चापलूस। ऐसे लोग या तो ट्रेटर्स थे या तंकर्स। नॉर्दर्न टेरिटरी की रक्षा करने वाले ओवरऑल कमांडर के रूप में उसने विदेशी दुश्मनों का सामना करने के लिए खूनी लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इसके बजाय लगातार विदेशी दुश्मनों की विभिन्न एग्जॉर्बिटेंट मांगों को पूरा किया। ऐसा करने का परिणाम केवल शेर की भूख को बड़ा और बड़ा बनाएगा। अल्टीमेटली उसे खिलाने वाले सभी को निगल जाएगा, पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा। यदि इस व्यक्ति को नहीं मारा जाता तो वह अनिवार्य रूप से डर्टी ट्रिक्स खेलेगा जब म्यूफेंग दुश्मन का सामना कर रहा होता। ऐसा होने से रोकने के लिए म्यूफेंग ने महसूस किया कि उसे मारना बेहतर था। इस समय म्यूफेंग खड़ा हुआ, शहर की दीवार पर चढ़ गया, नॉर्दर्न टाइगर तालिस्मन निकाला और इसे अपने सिर के ऊपर रख लिया। यह नॉर्दर्न टाइगर तालिस्मन है जो यो माजेस्टी द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझे म्यूफेंग को प्रदान किया गया है। आज से नॉर्दर्न टेरिटरी की सभी सैन्य शक्तियां मेरे आदेशों का पालन करेंगी। अगर किसी ने आज्ञा मानने की हिम्मत की तो बिना मर्सी के मार डाला जाएगा। म्यूफेंग की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो पूरे बेलोंग सिटी में फैल गई। ग्लाटर शहर की दीवार पर और नीचे डिफेंडिंग सोल्जर्स एक एक करके घुटनों के बल बैठ गए। बेलोंग सिटी में अधिकांश डिफेंडिंग सोल्जर्स इस अवधि के दौरान अपना गुस्सा रोके हुए थे। हर दिन ग्रेट वन आयरन कैवलरी द्वारा अपमानित होना और शहर के भीतर सिविलियंस को ग्रेट वन आयरन कैवलरी द्वारा स्लॉटर होते देखना, यह गुस्सा पहले से ही उनके दिलों में फूटने की हद तक जमा हो चुका था। यदि यह हु ज्यूसोंग के आदेशों के लिए नहीं होता तो अधिकांश डिफेंडिंग सोल्जर्स ने बहुत पहले ही धैर्य खो दिया होता और द वन आर्मी से मौत तक लड़ने के लिए बाहर निकल जाते। अब म्यूफेंग के आने पर उसके द्वारा की गई श्रृंखला, हालांकि अर्थ शैटरिंग और रेकलेस थी, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्हें दुश्मन से समझौता क्यों करना चाहिए? उन्हें बस जाकर उनसे लड़ना चाहिए। न केवल डिफेंडिंग सोल्जर्स बल्कि सड़क के दोनों ओर घरों में सिविलियंस भी एक एक करके बाहर आए, चुपचाप यहाँ इकट्ठा हुए और घुटनों के बल बैठ गए। म्यूफेंग के शहर के गेट पर किए गए कार्य पहले से ही जीवित शरणार्थियों के माध्यम से पूरे बेलोंग सिटी में फैल चुके थे। बेलोंग सिटी के लोग सभी जानते थे कि इंपीरियल सिटी से एक सच्चे स्पिरिटेड लॉर्ड आया था। उसने उनके साथ मवेशियों जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि डिग्निटी वाले लोगों की तरह किया। वान याओ अपने घोड़े पर बैठा था, न तो घुटने टेक रहा था और न ही नहीं टेक रहा था। बेहद ऑकवर्ड दिख रहा था। जब म्यूफेंग की नजर उस पर पड़ी तो वान याओ की खोपड़ी में झनझनाहट हुई। उसने जल्दी से अपने घोड़े से छलांग लगाई और जमीन पर प्रोस्ट्रेशन किया। वान याओ लॉर्ड की सेवा करने को तैयार है, एक कुत्ते या घोड़े की तरह, और किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेगा। याद रखना कि तुमने आज क्या कहा, मैं तुम्हारे पैर तुम्हें लौटाता हूँ। म्यूफेंग ने अपनी आस्तीन लहराई और फेंके गए पैर वान याओ के पास गिर गए। वान याओ इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया और ट्रूकाई के साथ अपने पैरों को जोड़ना शुरू कर दिया, ये पता लगाने के बाद कि उसके पैरों में काय और ब्लड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। उसने राहत की सांस ली। जब तक उसके पैरों में काय और ब्लड पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गए थे, तब तक उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता था। इस बार मैं म्यूफेंग रीइंफोर्समेंट्स, प्रोविजंस और मिलिट्री सप्लाईज के साथ बेलोंग सिटी आया हूँ। मेरा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, इन ग्रेट वन बास्टर्ड्स को मारना और उन्हें हमारी भूमि से बाहर निकालना। म्यूफेंग ने पैशनेटली जारी रखा, द वन आर्मी हमसे अधिक मजबूत है और उनकी संख्या हमसे अधिक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे हमसे अधिक मजबूत हैं, क्या हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उन्हें जलाने, मारने और लूट करने देना चाहिए? तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर वे हमारे काइंड के नहीं हैं तो उनके दिलों को पनिश्ड किया जाना चाहिए।
चाहे बेलोंग सिटी गिरे या नहीं, ग्रेट वन हमारे ग्रेट किन के किसी को भी नहीं बख्शेगा। अगर शहर नहीं गिरता है तो वे हमें मार डालेंगे, अगर शहर गिर जाता है तो वे भी हमें मार डालेंगे। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि वे हमें वैसे भी मार डालेंगे, क्या तुम डिग्निटी के साथ खड़े होना और विरोध करना चाहते हो, या अपमान में घुटनों के बल बैठकर मारे जाना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा दृश्य एक संक्षिप्त साइलेंस में डूब गया। फिर भीड़ से एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी। हम विरोध करना चाहते हैं, हम विरोध करना चाहते हैं। चिल्लाहटें अधिक से अधिक होती गईं और जोर से डिफेंडिंग सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों पूरी तरह से उत्तेजित हो गए थे। सौद कांगलन और प्रिंसेस ने आश्चर्य से इस दृश्य को देखा। उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि म्यूफेंग का भाषण पूरी तरह से डिफेंडिंग सोल्जर्स और सिविलियंस की भावनाओं और मनोबल को जगा देगा। इस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि म्यूफेंग के कार्यों की पिछली श्रृंखला, जो प्रतीत होने वाली आवेगी थी, वास्तव में सावधानीपूर्वक प्लान थी। सेंट के रूप में वह अभी अभी आया है और पहले ही लोगों के दिलों को इकट्ठा कर चुका है और सैन्य और सिविलियंस की श्रद्धा और मान्यता जीत चुका है। सोंग युलोंग ने जोर से हंसते हुए कहा। खुवेन्युआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि सेंट हमसे भी बेहतर लोगों के दिलों को समझता है और सैन्य रणनीति में अधिक कुशल है। यदि यह इस बूढ़े का काम होता तो मैं वास्तव में उसके स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता। बेलोंग सिटी से 100 मील बाहर विशाल बर्फीले मैदान पर घने सैन्य टेंट्स लगाए गए थे। ये ग्रेट वन आयन कावलरी का मेन कैंप था। शक्तिशाली कावलरी टेंट्स के पास बड़े करीने से व्यवस्थित थे, सख्त अनुशासन और व्यवस्थित फॉर्मेशंस के साथ। मेन टेंट के अंदर एक आग जल रही थी और सुगंधित धुआं हवा में भरा हुआ था। एक महिला, जो एक लंबी रोब पहने हुए थी और पर्पल गोल्ड लोटस क्राउन पहने हुए थी, आलस्य से एक काउच पर तकिया लगाए झुकी हुई थी। आराम से एक मिलिट्री ट्रीटिस पढ़ रही थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसकी उम्र का पता नहीं चल सकता था। उसकी एक्सक्विसिट सुंदरता और एक इथेरियल स्वभाव था। उसके पास एक यंग वुमन की कोमल त्वचा और एक मचो वुमन का आकर्षण दोनों थे। साथ ही एक लीथल हीरोइक ऑरा जो अंदर से निकल रही थी। यह लीथल हीरोइक ऑरा जीवन और मृत्यु की शक्ति का उपयोग करने के वर्षों के माध्यम से कल्टिवेटेड की गई थी। अचानक एक ब्लैक रोब्ड मैन चुपचाप टेंट में प्रकट हुआ और एक घुटने पर बैठ गया। इंपीरियल एडवाइजर ब्रिलियंट है। हुज यूसोंग इंडीड सहमत हो गया, ब्लैक रोब्ड मैन ने प्रशंसा करते हुए कहा। महिला ने मिलिट्री ट्रीटिस को पढ़ना जारी रखा और उदासीनता से कहा, क्या वह नेचुरल नहीं है? हुज यूसोंग, उसके हार्ट ऑफ हार्ट्स में एक कावद है जो मौत से डरता है। ऐसा व्यक्ति नॉर्दर्न टेरिटरी के साथ मरने को कैसे तैयार होगा? चूंकि हम उसकी कमजोरी जानते हैं, इसलिए उसकी कमजोरी पर हमला करना नेचुरली हर बार काम करता है। चूंकि हु ज्यूसोंग सहमत हो गया है, तो यह नॉर्दर्न टेरिटरी पहले से ही हमारे ग्रास्प में है। हमारा अगला लक्ष्य ग्रेट किन इंपीरियल सिटी है। ब्लैक रोब्ड मैन ने अपना सिर झुकाया और उसकी आंखों की गहराइयों में प्रशंसा का एक भाव दिखाई दिया। अचानक टेंट के बाहर से जल्दी जल्दी कदमों की आहट आई। एक ग्रेट वन स्काउट फ्रांटिकली अंदर दौड़ा और दोनों घुटनों के बल बैठ गया। इंपीरियल एडवाइजर, कुछ बुरा हो गया है। ब्लैक रोब्ड मैन चुपचाप छाया में पीछे हट गया, जबकि फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने कैजुअली मिलिट्री ट्रीटिस को पढ़ना जारी रखा और पूछा, क्या हुआ? हमारी आज भेजी गई छोटी टीम पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ग्रेट वन स्काउट ने अपना सिर झुकाते हुए रिपोर्ट किया। ग्लैटर, फीमेल इंपीरियल एडवाइजर के हाथ में मिलिट्री ट्रीटिस जमीन पर गिर गया। चैप्टर 76 डेथ ऑफ वू हाओ। क्या पूरी सेना का सफाया हो गया? चेन जियोंग भी मर गया। फीमेल इंपीरियल एडवाइजर की विलो जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी ठंडी आंखों ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे स्काउट को नीचे देखा। हाँ, कमांडर चेन भी मर गए। वे सब बेलोंग सिटी के गेट्स पर मरे, स्काउट सैनिक ने हिम्मत करके कहा। बेलोंग सिटी के गेट्स पर? फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने ठंडी नजर से छाया में ब्लैक रोब्ड मैन की ओर देखा, जो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। इंपीरियल एडवाइजर, कृपया अपना क्रोध शांत करे। यह सबॉर्डिनेट वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता था। हु ज्यूसोंग के व्यक्तित्व के साथ वह इस क्रिटिकल क्षण में हमारे लोगों पर अटैक करने की संभावना नहीं रखता है। जब तक वह जीवित नहीं रहना चाहता, ब्लैक रोब्ड मैन ने जल्दी से समझाया।
क्या तुमने पता लगाया है कि उन्हें किसने मारा? फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने पूछना जारी रखा। स्काउट सैनिक ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, यह रिपोर्टेड है कि यह इंपीरियल सिटी से भेजे गए रीइंफोर्समेंट्स द्वारा किया गया था। इंपीरियल सिटी ने इस बार 30,000 इंपीरियल गार्ड्स भेजे हैं और टीम का लीडर एक युवक है जिसका नाम म्यू फेंग है। उसके अलावा मार्शल अकादमी जीनियस सॉड कैंगलन, प्रिंसेस जी यू और लिटरेरी अकादमी के सोंग युलोंग और खू वेन्युआन भी आए हैं। फीमेल इंपीरियल एडवाइजर की डेलिकेट भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, म्यू फेंग, यह व्यक्ति कौन है? मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना, चाहे वह सॉड कैंगलन था, प्रिंसेस जी यू, सोंग युलोंग या खू वेन्युआन। फीमेल इंपीरियल एडवाइजर उन सबको जानती थी, यहाँ तक कि उनके बारे में पूरी समझ भी रखती थी, लेकिन केवल यह म्यू फेंग, उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। तुम वापस जा सकते हो, फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने उदासीनता से कहा। स्काउट सैनिक ने झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे पीछे हट गया। तुम हु ज्यूसोंग से पूछो, ये म्यू फेंग वास्तव में कौन है? फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने ब्लैक रोब्ड मैन की ओर देखा। ब्लैक रोब्ड मैन ने सिर हिलाया, एक साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मन निकाला और हु ज्यूसोंग को एक मैसेज भेजा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद हु ज्यूसोंग ने अभी भी उत्तर नहीं दिया था। इंपीरियल एडवाइजर, हु ज्यूसोंग ने उत्तर नहीं दिया है। ब्लैक रोब्ड मैन की एक्सप्रेशन ग्रिम थी और उसने कहा, क्या यह हो सकता है कि उसने अपनी बात मुकर गया? फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, हु ज्यूसोंग एक चतुर व्यक्ति है। भले ही इंपीरियल सिटी से 30,000 इंपीरियल गार्ड्स आए हों, फिर भी जीत की कोई संभावना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे अपनी बात मुकरने की आवश्यकता है? ब्लैक रोब्ड मैन ने माथा सिकोड़ा और कहा, क्या हु ज्यूसोंग के साथ कुछ हुआ है? तुम व्यक्तिगत रूप से बेलोंग सिटी जाओ और देखो कि हु ज्यूसोंग को क्या हुआ। याद रखना, अपने निशान उजागर मत करना, फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने गहरी आवाज में कहा। यस। ब्लैक रोब्ड मैन ने मुट्ठी बांधकर सलूट किया, फिर छाया में गायब हो गया। म्यू फेंग, ऐसा लगता है कि यह लड़ाई थोड़ी और दिलचस्प हो गई है। जब महान युद्ध शुरू होगा, मुझे आशा है कि ग्रेट किन थोड़ा और लंबा चल सकेगा। फीमेल इंपीरियल एडवाइजर ने धीरे से फुसफुसाया। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर मुड़ गए और उसने फिर से मिलिट्री ट्रीटीज उठाया, पढ़ना जारी रखा। रात ढल गई, चांद चमकीला था और तारे विरल थे। म्यू फेंग शहर की दीवार पर खड़ा था, हवा और बर्फ के बीच विशाल भूमि को देख रहा था। माय लॉर्ड, आपके निर्देशानुसार अनाज और मिलिट्री सप्लाईज पहले ही वितरित कर दी गई हैं। वान याओ शहर की दीवार के नीचे से ऊपर आया, एक घुटने के बल रिपोर्ट करने के लिए बैठा। बेलोंग सिटी की वर्तमान मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है? म्यू फेंग ने पूछा। बेलोंग सिटी में वर्तमान में 30,000 डिफेंडिंग सोल्जर्स हैं, साथ ही आपके द्वारा लाए गए 30,000 इंपीरियल गार्ड्स, कुल मिलाकर 60,000। इसके अलावा कई आम लोग आज एनलिस्ट करने आए, लगभग 40,000। वान याओ ने गंभीरता से कहा, 1 लाख, जिनमें से 40,000 अस्थायी रूप से संगठित मिलिशियमैन हैं। इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ से बेलोंग सिटी की रक्षा करना मुश्किल होगा। सोंग युलोंग और खू वेन्युआन साइड बाय साइड चले, उनके चेहरे जटिलता से भरे हुए थे। टू मास्टर्स, म्यू फेंग ने हाथ जोड़े। कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। सोंग युलोंग ने हाथ हिलाया और आह भरी। म्यू फेंग, यह युद्ध बहुत कठिन होगा। मैंने सुना है कि इस बार ग्रेट वन आयन कैवलरी के ओवरऑल कमांडर इंपीरियल एडवाइजर किन जियाओक्सियन है। किन जियाओक्सियन? म्यू फेंग ने आश्चर्य दिखाया। उसने पहली बार ऐसी आकृति के बारे में सुना था। किन जियाओक्सियन को ग्रेट वन एम्परर द्वारा व्यक्तिगत रूप से इंपीरियल एडवाइजर नियुक्त किया गया था और एक राष्ट्रीय विद्वान के सम्मान के साथ व्यवहार किया गया था। केवल आधे साल में किन जियाओक्सियन ने सैनिकों का नेतृत्व करके ग्रेट वन के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में रिबेलियंस का समाधान किया और उसे ग्रेट वन के गॉड ऑफ वॉर के रूप में प्रशंसित किया गया। खू वेन्युआन प्रशंसा के साथ जारी रखे बिना नहीं रह सका। यह किन जियाओक्सियन रणनीति, सैन्य रणनीति और सैनिकों की कमांड करने में एक पूर्ण जीनियस है, यहाँ तक कि म्यू युआन भी उससे बहुत कम है। म्यू फेंग ने अपनी आंखें खतरनाक रूप से सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, क्या लूलान मेमू फैमिली आर्मी के लाखों सैनिकों के नरसंहार का किन जियाओक्सियन से कोई संबंध था? सोंग युलोंग ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। उस समय लूलान की लड़ाई के मेन कमांडर कोई और थे।
ऐसा कहा जाता है कि किन जियाओक्सियन को किन एम्परर की साजिश के बारे में पता चलने के बाद उसने दूसरों के दुर्भाग्य का फायदा उठाने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने लूलान की लड़ाई में भाग नहीं लिया। म्यूफेंग ने सिर हिलाया और कहा, वू हाओ के बारे में क्या? खू वेन्युआन ने एक बिटर स्माइल के साथ कहा, बूढ़ा सोंग और मैं वू हाओ के सिक्लूडेड कल्टिवेशन स्थान पर गए, लेकिन उस बूढ़े स्काउंड्रल ने बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं दिखाई, मानो वह वास्तव में डेथ सिक्लूजन में चला गया हो। HMPH बेलोंग सिटी के जीवन और मृत्यु के इस समय में उसने नॉर्दर्न बॉर्डर डिफेंडर होने के नाते एक्चुअली डेथ सिक्लूजन में जाने की हिम्मत की। उसका सिक्लूडेड कल्टिवेशन स्थान कहाँ है? म्यूफेंग ने ठंडी सांस ली। यह जनरल्स रेजिडेंस के ठीक अंदर है। सोंग युलोंग की आंखें झपकी। सेंट, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसे बाहर खींचो, भले ही वह मर जाए, उसे बैटलफील्ड पर मरना चाहिए, एक कावद की तरह सिक्लूजन में नहीं। म्यूफेंग मुड़ा और जनरल्स रेजिडेंस की ओर चला गया। खू वेन्युआन और सोंग युलोंग ने आंखें मिलाईं और जल्दी से उसके पीछे हो लिए। जनरल्स रेजिडेंस के अंदर गहरे एक विशाल रॉकरी था और रॉकरी के नीचे एक गहरी सुरंग थी। रॉकरी के आसपास 1 दर्जन से अधिक लोगों की एक छोटी टीम उसकी रखवाली कर रही थी। जब म्यूफेंग रॉकरी पर पहुंचा तो उसकी रखवाली करने वाली टीम व्याकुल हो गई। फिर नेचुरली एक रास्ता बना दिया। दिन के दौरान म्यूफेंग के कार्य पहले से ही पूरे बेलोंग सिटी में फैल चुके थे और वू हाओ के सिक्लूजन की रक्षा करने वाले जानते थे कि उनके सामने ब्लैक क्लोथ युवक एक अशांत व्यक्ति था। जैसे ही वह आया, उसने हु ज्यूसोंग और 3 कमांडर्स को मार डाला, तो वे म्यूफेंग को प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? खोलो इसे। म्यूफेंग ने लीड गार्ड को ठंडी नजर से देखा। गार्ड का चेहरा पेल पड़ गया और वह केवल चाबी निकाल सका और रॉकरी के नीचे गुप्त दरवाजा खोल सका। गुप्त दरवाजे के नीचे एक गहरा और अंधेरा पासेज था। म्यूफेंग ने खू वेन्युआन और सोंग युलोंग को बाहर गार्ड करने के लिए कहा, जबकि वह पासेज में कदम रखा। जैसे ही उसने पासेज में प्रवेश किया, म्यूफेंग ने तीव्रता से एक सड़ी हुई गंध को सूंघा, जिससे उसे एक अशुभ प्रमनिशन हुआ। म्यूफेंग ने अपने कदम तेज कर दिए और जल्द ही पासेज के अंदर गहरे सीक्रेट चेंबर तक पहुंच गया। यह सीक्रेट चेंबर काफी विशाल था, जिसमें सभी दैनिक आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध थीं। लेकिन म्यूफेंग की नज़र तुरंत केंद्र में क्रॉसलेगेड बैठे मिडल एज्ड मैन पर पड़ी। मिडल एज्ड मैन लगभग 40 वर्ष का था, छोटे कद का और साधारण दिखने वाला था, लेकिन उसके ब्राउ ने बिना गुस्सा किए ही एक अधिकारपूर्ण और प्रकट किया। इस समय मिडल एज्ड मैन की आंखें पूरी तरह से खुली थीं, उसका चेहरा पर्पल था और वह अपनी आंखें खोले हुए मरा था। वू हाओ मर चुका है। म्यूफेंग ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह पतला मिडल एज्ड मैन नॉर्दर्न बॉर्डर डिफेंडर वू हाओ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वू हाओ अपने सिक्लूडेड कल्टिवेशन स्थान में मर जाएगा, और ऐसा लग रहा था कि उसे पॉइजन दिया गया था। म्यूफेंग ने चारों ओर देखा और कुछ भी नहीं मिलने के बाद उसने सीक्रेट चेंबर छोड़ दिया। वू हाओ के सिक्लूजन के दौरान सीक्रेट चेंबर में और कौन गया था? बाहर आने के बाद म्यूफेंग ने गार्ड से पूछा। लीड गार्ड ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। बाउइंग एंड स्क्रैपिंग करते हुए इस अवधि के दौरान केवल जनरल हु लॉर्ड वू हाओ को मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट करने के लिए अंदर गए थे, इसके अलावा कोई और नहीं। हु ज्यूसोंग? म्यूफेंग हैरान था। क्या यह हो सकता था कि हु ज्यूसोंग ने वू हाओ को पॉइजन दिया था? लेकिन हु ज्यूसोंग ऐसा क्यों करेगा? वू हाओ को पॉइजन करने से उसका क्या भला होगा? आखिरकार नॉर्दर्न बॉर्डर वर्तमान में अशांत काल से गुजर रहा है। वू हाओ की मृत्यु के साथ हु ज्यूसोंग ग्रेट वन आयन कैवलरी का विरोध करने में एक मुख्य शक्ति खो देगा। जब तक म्यूफेंग ने कुछ सोचा और जल्दी से स्तदी की ओर बढ़ गया। जहां तक वू हाओ की मृत्यु का सवाल था, म्यूफेंग ने इसे सोंग युलोंग और खू वेन्युआन पर छोड़ दिया। स्तदी पर पहुंचकर म्यूफेंग ने खोजबीन शुरू की। अंततः अंदर एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट पाया। कंपार्टमेंट में कई गुप्त लेटर थे और हु ज्यूसोंग के साथ पत्राचार करने वाला ग्रेट वन इंपीरियल एडवाइजर किन जियाओक्सियन के अलावा कोई नहीं था। वास्तव में हु ज्यूसोंग दुश्मन से मिल गया था और वू हाओ को शायद हु ज्यूसोंग ने मार डाला था। क्लाप क्लाप क्लाप। अचानक स्तदी के शादों से ताली बजने की अचानक आवाज आई, जिसने म्यूफेंग का ध्यान आकर्षित किया। चैप्टर 77 ओलाट अटैक द गॉड्स फॉल। शादोज से एक ब्लैक रोब्ड मैन धीरे धीरे बाहर आया।
उसका पूरा शरीर एक चौड़े ब्लैक रोब से कवर था और उसने एक ब्लैक मास्क पहन रखा था, जिससे उसका वास्तविक रूप देखना असंभव था। तुम कौन हो? म्यूफेंग ने ठंडे स्वर में ब्लैक रोब्ड मैन को देखा। ब्लैक रोब्ड मैन ने शांति से कहा, मेरा नाम हेई यिंग है, मैं ग्रांड ट्यूटरकिन जियाओक्सियन का एक सबऑर्डिनेट हूं मैं। होली क्रैप! ब्लैक रोब्ड मैन ने अपना परिचय समाप्त ही किया था कि म्यूफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी ट्रू ड्रैगन सॉड निकाली और वार किया। ताज़ा सॉड का ने तुरंत उस मंद स्थिति को रोशन कर दिया, जबकि ब्लैक रोब्ड मैन ने पागलों की तरह पीछे हटते हुए मन ही मन कोसा। यह म्यूफेंग पूरी तरह से कन्वेंशंस की अवहेलना करता था। उसके पास अपने इंटेंशंस को समझाने का समय भी नहीं था कि इस आदमी ने अटैक कर दिया, वह बहुत दाम ब्रूटल था। बैंग! ब्लैक रोब्ड मैन ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं और एक विचित्र स्कल उसकी डार्क प्रिमोडियल स्पिरिट पावर से मैनिफेस्ट हुआ, जिसने तुरंत उस शानदार सॉड काय को बुझा दिया। रो डिवाइन यूनियन रेल्म! म्यूफेंग ने आश्चर्य से ब्लैक रोब्ड मैन की ओर देखा। वह बता सकता था कि ब्लैक रोब्ड मैन की ओर उस समय के किन एम्पर से बहुत अधिक मजबूत थी, अन्यथा वह अपने सॉड स्ट्राइक को इतनी आसानी से नहीं बुझा पाता। ब्लैक रोब्ड मैन स्नीयड, मुझे कहना होगा एक कैसी रेल्म पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के लिए तुम सचमुच ऑडेशियस हो। तुम मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं पहले से ही एक काय आपर्चर रेल्म एक्सपर्ट हूँ? डिवाइन यूनियन रेल्म के भी 4 स्टेजेस हैं, निंगशेन, काय आपर्चर, एसेंस आपर्चर और स्पिरिट आपर्चर। निंगशेन डिवाइन यूनियन रेल्म अर्ली स्टेज है, जहां हेवन, अर्थ और ह्यूमन सोल्स एक प्रिमोडियल स्पिरिट बनाने के लिए संघनित होते हैं, जिससे प्रिमोडियल स्पिरिट पावर का इनिशियल मैनिपुलेशन हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल काय के साथ रेजोनेंस के लिए अनुमति देता है। निंगशेन के बाद प्रिमोडियल स्पिरिट अपने साथ आपर्चर्स खोलता है, जिससे प्रिमोडियल स्पिरिट पावर और बाहरी स्पिरिचुअल काय के बीच कनेक्शन और रेजोनेंस और मजबूत होती है। जितने अधिक आपर्चर्स खुलते हैं, रेजोनेंस उतना ही मजबूत होता है। जैसा कि एक प्राचीन कहावत है, कान एसेंस आपर्चर्स हैं, आंखें स्पिरिट आपर्चर्स हैं और मुंह और नाक काय आपर्चर्स हैं। इस प्रकार 7 आपर्चर्स काय आपर्चर्स, एसेंस आपर्चर्स और स्पिरिट आपर्चर्स में विभाजित हैं। जब काय आपर्चर्स, एसेंस आपर्चर्स और स्पिरिट आपर्चर्स सब खुल जाते हैं, तो प्रिमोडियल स्पिरिट एक शिशु का रूडिमेंटरी रूप ले लेता है। एक बार जब यह शिशु रूप प्राप्त हो जाता है, तो यह एक नेसेंट सोल बन जाता है, और नेसेंट सोल इन्नेट रेल्म का मार्क है। उस समय कोई इन्नेट रेल्म में कदम रखेगा। उस समय किन एम्पर ने डिवाइन यूनियन रेल्म में प्रवेश किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, केवल निंगशेन रेल्म में था, जो ब्लैक रोब्ड मैन से बहुत कमजोर था। वो है म्यूफेंग, हालांकि हंसा, एक जंगली और आर्गंट हंसी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ब्लैक रोब्ड मैन ने माथा सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं खुश हूँ। आखिरकार कोई दुर्बल व्यक्ति आ गया। अब मैं पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। मुझे आशा है कि तुम बहुत जल्दी नहीं मरोगे। म्यूफेंग ने अपने दाहिने हाथ से हवा में पकड़ा और ट्रू ड्रैगन सॉड वापस उसकी हथेली में चली गई। उसी समय उसने अपने दांचन में कैसी को पूरी तरह से मोबिलाइज कर दिया। जब से उसका दांचन कैसी अपने मूल आकार के 60 गुना से अधिक फैल गया था। म्यूफेंग ने कभी भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ा था, क्योंकि ग्रेट किन के अंदर उसे अभी तक कोई ऐसा अपोनेंट नहीं मिला था जो उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। अब ब्लैक रोब्ड मैन किन एम्पर की तुलना में एक अधिक शक्तिशाली का आपर्चर रेल्म एक्सपर्ट था, और म्यूफेंग अपने दिल में सच में खुश था। वह आखिरकार अपनी पूरी शक्ति स्वतंत्र रूप से अनलीश कर सकता था। एरोगेंट! ब्लैक रोब्ड मैन क्रोधित हो गया, अपने मिशन को पूरी तरह से भूल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और म्यूफेंग पर चार्ज कर दिया। वह इस आर्गेंट आदमी को एक गहरा सबक सिखाना चाहता था। उसे समझाना चाहता था कि डिवाइन यूनियन और कैसी के बीच का गैप कितना विशाल था। पलक झपकते ही ब्लैक रोब्ड मैन आगे बढ़ा, अपने दाहिने हाथ की हथेली को हवा में पटक दिया। अनगिनत डार्क प्रिमोडियल स्पिरिट पावर्स बाहर निकल आए, जो 10 फीट ऊंची एक विशाल ब्लैक स्कल में संघनित हो गए। यह पाम स्ट्राइक अविश्वसनीय रूप से भयानक था। पूरी स्थिति बुरी तरह से कांप उठी। भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने जैसी भयानक वेलिंग आवाजों से भर गई। म्यूफेंग लंबा खड़ा रहा, उसकी अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी। आते हुए ब्लैक रोब्ड मैन को देख रहा था। अंत में जैसे ही ब्लैक स्कल लगभग पहुंच के भीतर था, म्यूफेंग ने अपनी तलवार खींची।
इस सॉर्ड स्ट्राइक में कोई दिखावटी सॉर्ड टेक्निक्स नहीं थी, कोई अर्थ शैटरिंग सॉर्ड का नहीं था। यह केवल एक सरल साधारण अटैक था। बूम! फिर ब्लैक स्कल अचानक फट गया, काउंटलेस ब्लैक मिस्ट्स में अनाइलेट हो गया। एक शानदार सौद का अचानक फूट पड़ा, एक तपते सूरज की तरह जो अचानक उगाया हो। ब्लैक रोब्ड मैन ने आतंक के साथ इस दृश्य को देखा। वह बस कल्पना नहीं कर सकता था कि कैसे एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट के पास इतनी भयानक ट्रू का हो सकती है। इस एक सॉर्ड स्ट्राइक द्वारा अनलीश की गई ट्रू का एक बाउंडलेस महासागर की तरह थी। प्रतीत होता है कि अंतहीन और निरंतर थी। यह शक्ति कैसी रेल्म से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि कई डिवाइन यूनियन रेल्म एक्सपर्ट्स भी तुलना नहीं कर सकते थे। बूम! अंधेरी रात के आसमान में जनरल्स मांशन के अंदर गहराई से अचानक एक शानदार प्रकाश फूट पड़ा, सीधे हेवंस में जा रहा था। एक इंस्टेंट में इसने बेलोंग सिटी में अनगिनत लोगों की नजरें अपनी ओर खींच ली। वह स्टडी की दिशा है। नॉट गुड! रॉकरी पर सोंग युलोंग और खू वेन्युआन ने तुरंत आसमान की ओर जाते हुए प्रकाश को देखा। उनकी एक्सप्रेशंस तेजी से बदल गईं और वे जल्दी से स्टडी की ओर बढ़ गए। उनके अलावा प्रिंसेस सौद कैंगलिन वान याओ और अन्य भी जल्दी से जनरल्स मांशन की स्टडी की ओर बढ़ गए। जब समूह स्टडी के बाहर पहुंचा तो उन्होंने सबने एक साथ सांस ली। स्टडी और उसके चारों ओर का कोर्टयार्ड सैकड़ों मीटर्स तक फैला हुआ खंडहर में बदल चुका था। दीवारों के बिखरे हुए अवशेषों और टूटी हुई संरचनाओं में बदल गया था। खंडहर के केंद्र में एक ब्लैक क्लाद युवा एक तलवार के साथ खड़ा था। क्या वह ब्रदर म्यू है? सौद कैंगलिन ने तलवार चलाने वाले युवक को अनिश्चितता के साथ देखा। अनिश्चितता का कारण इस समय ब्लैक क्लाद युवक से फूट रही अविश्वसनीय रूप से भयानक ट्रूकाई थी। ट्रूकाई की धाराएं एक विशाल महासागर की तरह म्यूफेंग को घेरे हुए थी, जिससे 10 मीटर मोटी ट्रूकाई स्टॉर्म बन रही थी। इतनी भयानक रूप से विशाल ट्रूकाई बस एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अनलीश नहीं की जा सकती थी। वह वास्तव में सेंट है। सेंट के सामने देखो, खू वेन्युआन ने अचानक कहा। प्रिंसेस सौद कैंगलिन और अन्य बिना मतलब के देखने लगे और वास्तव में उन्होंने म्यूफेंग के सामने खंडहर में एक ब्लैक रोब्ड मैन देखा। इस ब्लैक रोब्ड मैन का शरीर बिखर गया था, उसका मांस और खून एक अव्यवस्थित गंदगी थी। बेहद दयनीय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांसों पर था, जीने के लिए अधिक समय नहीं बचा था। यह कैसे संभव है? तुम केवल कैसी रेल्म में हो, तुम्हारी ट्रू काय यह कैसे इतनी वास्ट हो सकती है? ब्लैक रोब्ड मैन ने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया। ट्रू काय स्टॉर्म में घिरे युवक को ध्यान से देखा। उसके दिल में सदमे और निराशा की एक प्रबल भावना उठी। एक मूव, सिर्फ एक मूव, वह क्रिटिकली घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। ऐसा परिणाम ब्लैक रोब्ड मैन के लिए बस अस्वीकार्य था। वह डिवाइन यूनियन रेल्म मिडल स्टे में एक का अपर्चर रेल्म एक्सपर्ट था, एक ग्रैंड मास्टर, फिर भी वह एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट से हार गया था, और इतनी दयनीय रूप से। तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या तुम सच में काय अपर्चर रेल्म में हो? म्यूफेंग अपनी तलवार के साथ पास आया, अपनी बाईं हथेली को नीचे देखा जहां शार्प ट्रूकाई ने तलवार के आकार के व्हर्लविंड्स बना रखे थे। फिर उसने असंतोष के साथ ब्लैक रोब्ड मैन की ओर देखा। जिस क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति अनलीश की, म्यूफेंग ने अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस किया। उसने इनिशियली सोचा था कि वह और ब्लैक रोब्ड मैन आगे पीछे की लड़ाई करेंगे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक रोब्ड मैन एक मूव भी नहीं झेल सकेगा, सीधे क्रिटिकली घायल और मौत के कगार पर हो जाएगा। इसने म्यूफेंग को काफी निराश किया। यह सुनकर ब्लैक रोब्ड मैन ने लगभग खून का एक मूंद बाहर थूक दिया। क्या वह बहुत कमजोर था? स्पष्ट रूप से तुम बहुत मजबूत हो। ब्लैक रोब्ड मैन ने यहाँ तक संदेह किया कि म्यूफेंग ने जानबूझकर उसके सामने अपनी स्ट्रेंथ छुपाई थी, जानबूझकर उसे आराम करने दिया और फिर उसे एक मूव में हरा दिया। दोए, मैं पहले से ही इतना मजबूत हूँ। म्यूफेंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने सेंसेस में वापस आया। उसने समझ लिया कि यह ब्लैक रोब्ड मैन के बहुत कमजोर होने के कारण नहीं था, बल्कि यह कि वह असाधारण रूप से मजबूत था। एक कैसी रेल्म पीक स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के दांचन से 60 गुना से अधिक तुरंत एक्टिवेट करने से जो शक्ति निकलती थी, वह अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। म्यूफेंग, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ग्रैंड ट्यूटरकिन जियाओक्सियन का गुप्त एनवे हूँ। अगर तुमने मुझे मारा
तो ग्रांड ट्यूटर निश्चित रूप से 5 लाख ग्रेट वन आयन कावलरी को तुम्हारे बेलोंग सिटी को समतल करने के लिए ले जाएगी। म्यूफेंग को आते देख ब्लैक रोब्ड मैन पूरी तरह से घबरा गया। उसे कमजोरी को ढकने वाले एक प्रदर्शन के साथ धमकी दी, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो क्या तुम्हारी ग्रेट वन आयन कावलरी पीछे हट जाएगी? चूंकि एक लड़ाई वैसे भी अपरिहार्य है, मैं टाइगर को पहाड़ों में वापस क्यों जाने दूं? म्यूफेंग ने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे गिरा दिया। नहीं, मैं तुम्हारे बेलोंग सिटी के लिए एक रास्ता निकालने आया था। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे बेलोंग सिटी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्लैक रोब्ड मैन ने बहुत तेजी से बात की। उम्मीद कर रहा था कि म्यूफेंग झिझकेगा और उसकी जान बख्श देगा। दुर्भाग्य से म्यूफेंग की तलवार नहीं रुकी। PFFT एक वार के साथ ब्लैक रोब्ड मैन का सिर कट गया। भारी मात्रा में वाइटल एनर्जी लगातार म्यूफेंग के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसके दांचन में कैसी फिर से फैल गई। एक इंस्टेंट में दांचन कैसी 70 गुना तक फैल गई। तुम्हारा तथाकथित रास्ता दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा और कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से मैं तुमसे अंत तक लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हें रास्ता निकालने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस अपने हाथ में तलवार से एक रास्ता बनाना है। म्यूफेंग ने अपना दाहिना हाथ उंगलियों से हिलाया, ब्लेड से खून झाड़ा और ठंडी आंखों से नीचे ब्लैक रोब्ड मैन को देखा, जो अपनी आंखें खोले हुए मर गया। चैप्टर 78 द वॉर बिगिन्स। वह ब्लैक रोब्ड मैन कौन था? प्रिंसेस जीयू की विलो जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने चुपचाप ब्लैक रोब्ड मैन को देखा, जिसका सिर म्यूफेंग ने काट दिया था। उसके मन में प्रश्न पूछते हुए सौद कांगलन, खू वेन्युआन और अन्य सभी ने सिर हिलाया। केवल वान याओ की एक्सप्रेशन थोड़ी बदली, क्योंकि उसने कहा, वह ग्रेट वन इंपीरियल एडवाइजर का गुप्त एनवे ब्लैक शैडो है। खू वेन्युआन, प्रिंसेस जीयू और अन्य ने आंखें मिलाईं, फिर बिना मतलब के वान याओ की ओर देखने लगे। वान याओ की आंखें भय से भरी हुई थीं। उसने जारी रखा, ब्लैक शैडो ने एक बार बेलोंग सिटी का दौरा किया था और जनरल हु के साथ एक गुप्त चर्चा की थी, इसलिए मैं उसे पहचानता हूँ। मुझे याद है कि यह ब्लैक शैडो का एपर्चर रेल्म का एक ग्रैंड मास्टर था। उसकी ताकत अत्यंत शक्तिशाली थी। काय एपर्चर रेल्म। सौद कांगलन ने अपना संयम खो दिया और आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। प्रिंसेस खू वेन्युआन, सोंग युलोंग और अन्य भी इतने शॉक्ड थे कि उन्होंने लगभग अपनी एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल खो दिया। वे नेचुरली काय एपर्चर रेल्म के बारे में जानते थे। यह डिवाइन यूनियन रेल्म का दूसरा रेल्म था और इसकी ताकत उस समय के किन एम्परर से बहुत अधिक मजबूत थी। और अब ऐसा मास्टर मर गया था। इसके अलावा वह म्यूफेंग द्वारा आसानी से मारा गया था। बेशक जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक शॉक्ड किया वह थी म्यूफेंग द्वारा अनलीश की गई डिस्ट्रक्टिव पावर। अपने आसपास के खंडहरों को देखकर उन्होंने मुश्किल से निगल लिया। यह बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था जो एक कैसी रेल्म मार्शल आर्टिस्ट प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कि एक कैसी रेल्म पीक से भी नहीं। यह बुरा है। लॉर्ड म्यूफेंग ने ब्लैक शैडो को मार डाला, जो सीधे ग्रेट वन पर युद्ध की घोषणा करने के समान है। यदि किन जियाओक्सियन को इसके बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से अपनी सेना को यहाँ ले जाएगी। प्रिंसेस सौद कांगलन और अन्य ने भी अपने दिलों को बैठता हुआ महसूस किया। 5 लाख ग्रेट वन कावलरी उनके दिलों पर एक विशाल पर्वत की तरह थी, जिससे वे बेचैन हो गए थे। बेलोंग सिटी के पास केवल 1 लाख सैनिक थे और उनमें से 40,000 अस्थायी रूप से कॉन्स्क्रिप्टेड मिलिशियमेन थे। यदि ग्रेट वन ने पूर्ण पैमाने पर हमला किया तो वे विरोध करने में असमर्थ होंगे। बैंग! अचानक एक सिर हवा में चाप बनाता हुआ लुढ़कता हुआ सबके सामने आकर रुका, फिर वान याओ के पैरों पर आकर ठहर गया। सबने उसकी ओर देखा और चुप हो गए, क्योंकि यह सिर किसी और का नहीं बल्कि गुप्त एनवे ब्लैक शैडो का था। वान याओ, किसी को यह सिर दा वान आर्मी कैंप तक पहुंचाने के लिए भेजो, म्यूफेंग ने आगे बढ़ते हुए उदासीनता से कहा। वान याओ डर के मारे कांप उठा और एक बिटर स्माइल के साथ कहा, लॉर्ड म्यूफेंग, तुम आग से खेल रहे हो। यदि तुम यह सिर दा वान आर्मी कैंप में भेजोगे तो कमरे में कोई और मनूवर नहीं बचेगा। यह सही है ब्रदर म्यू, ऐसा करना किन जियाओक्सियन को उकसाने के समान है। एक बार भेज दिया तो वे कल ही सैनिक भेज सकते हैं। सेंट, तुम्हें एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। इतना इम्पल्सिव मत बनो। सौद कांगलन, खू वेन्युआन
और अन्य सभी ने उसे मनाने के लिए बात की। म्यूफेंग ने शांति से कहा, तुम गलत हो। यह युद्ध जल्दी या बाद में होगा, यह अपरिहार्य है। चूंकि ऐसा है तो देरी क्यों करते रहो। जहां तक युद्ध का सवाल है, यह साहस है। एक ड्रमबीट प्रेरित करता है, दूसरा कमजोर करता है, तीसरा थका देता है। हमारी सेना का मनोबल वर्तमान में उच्च है। यदि हम इसे लंबा खींचेंगे तो जो मनोबल हमने बड़ी मेहनत से बनाया है वह खत्म हो जाएगा। चूंकि यह एक अपरिहार्य युद्ध है तो चलिए देरी न करें और बस लड़ें, मौत तक लड़ें। यह सुनकर खू वेन्युआन, सोंग युलोंग और अन्य ने ऐसा महसूस किया मानो वे एनलाइटेंड हो गए थे। यह सही है, यह युद्ध अपरिहार्य था और यह ग्रेट किन के अस्तित्व से संबंधित था। तो वे अभी भी किस बात में झिझक रहे थे। उनके सामने केवल दो ही विकल्प थे, या तो मौत तक लड़ो या हार मान लो और आत्मसमर्पण कर दो। और स्पष्ट रूप से आत्मसमर्पण असंभव था। वान याओ ने आह भरी चुपचाप ब्लैक शादो का सिर उठाया और चला गया। ब्रदर म्यू, ये ग्रेट वान गुप्त एनवे अचानक तुम्हें खोजने क्यों आया? सौद कांगलन ने उत्सुकता से पूछा। खू वेन्युआन, सोंग युलोंग और अन्य ने भी म्यूफेंग की ओर देखा। मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने, म्यूफेंग ने कहा। कुछ लत निकाले और उन्हें सौद कांगलन प्रिंसेस और अन्य को फेंक दिया। उन्होंने लत खोले और यह जानकर हैरान रह गए कि ये हू ज्यूसोंग और किन जियाओक्सियंग के बीच कम्युनिकेशंस थे। HMPH, यह हू ज्यूसोंग वास्तव में एक स्काउंड्रल है। वह एक्चुअली दुश्मन से मिल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक के बाद एक ग्रेट वन की अपमानजनक मांगों को मानने को तैयार था। सौद कांगलन ने ठंडी सांस ली। सोंग युलोंग ने कोसते हुए कहा, सेंट ने उसे अच्छी तरह से मारा। यह हू ज्यूसोंग एक स्कम्बग है। वू हाओ को उसी ने पॉइजन दिया था। क्या बास्तद है। लॉर्ड म्यूफेंग ने उसे अच्छी तरह से मारा। हू ज्यूसोंग जैसे ट्रेइटर को सीधे मार देना चाहिए। प्रिंसेस जी यू ने ठंडी सांस ली। म्यूफेंग ने शांति से कहा, ये गुप्त लेटर सभी गुप्त एनवे के माध्यम से डिलीवर किए गए थे। इसलिए जैसे ही मैंने गुप्त एनवे को देखा, मैंने कुछ नहीं कहा और उसे मार डाला। ज़बे, युद्ध आसन्न है। सब लोग अच्छी तरह से तैयारी करो। यह युद्ध ग्रेटकिन के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। हमें मौत तक लड़ना होगा। म्यूफेंग ने सबकी ओर देखा और गंभीरता से हाथ जोड़कर सलूट किया। खू वेन्युआन, सोंग युलोंग, सौद कांगलन और अन्य ने भी हाथ जोड़कर सलूट का जवाब दिया। उनकी एक्सप्रेशंस गंभीर थीं, मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। द वन आर्मी कैंप मेन टेंट, इंपीरियल एडवाइजर किन जियाओक्सियन टेबल के हेड पर बैठी थी। उसके नीचे दो जनरल्स बैठे थे। इनमें से एक जनरल 8 फीट लंबा था। उसका सिर तेंदुए जैसा था, गोल आंखें थीं, एक निगल जैसा जबड़ा था और बाघ की मूछें थीं जो स्पष्ट रूप से एक उग्र स्वभाव का संकेत दे रही थीं। दूसरे ने एक लंबा गाउन पहन रखा था और एक पंखा पकड़ रखा था जो एक सुसंस्कृत विद्वान के समान था। ये दोनों सिविल और मार्शल आर्ट्स के ड्यूअल मार्की के रूप में जाने जाते थे। ग्रेट वन के दो सबसे मजबूत जनरल्स। उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ और सेनाओं का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता दोनों के मामले में वे टॉप टियर चॉइसेस थे। इंपीरियल एडवाइजर, हम अभी भी बेलोंग सिटी पर हमला करने में देरी क्यों कर रहे हैं? वो क्यूई मार्की झांग यी ने अत्यंत सुंदर इंपीरियल एडवाइजर की ओर देखते हुए एक कर्कश आवाज में कहा। लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियू शेंग ने भी कंफ्यूजन में अत्यंत सुंदर इंपीरियल एडवाइजर की ओर देखा। बिना लड़े दुश्मन को वश में करना सैन्य रणनीति का हाईएस्ट रेल्म है। यदि हम एक भी सैनिक खर्च किए बिना बेलोंग सिटी ले सकते हैं तो हम अपनी सेनाओं को क्यों बर्बाद करें? किन जियाओक्सियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी हुई थी। उसका दाहिना हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था। उसका बायां हाथ एक मिलिट्री ट्रीटीज पकड़े हुए था। उदासीनता से बोल रही थी। झांग यी और लियू शेंग ने आंखें मिलाईं, जैसे अचानक एनलाइटेंड हो गए हों, सिर हिलाया। इंपीरियल एडवाइजर की प्रतीक्षा में। चूंकि इंपीरियल एडवाइजर इतना कॉन्फिडेंट है, आपने लूलान से 3 ग्रैंड मास्टर्स को स्थानांतरित क्यों किया? हमारी वर्तमान मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ नॉर्दर्न टेरिटरी के माध्यम से धकेलना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियू शेंग ने अपने दिल में संदेह पूछा। कुछ देर पहले उसने पता लगाया कि 3 ग्रैंड मास्टर्स जो ओरिजिनली लूलान सिटी में रुके थे, चुपके से आर्मी कैंप में आ गए थे और उसका दिल नेचुरली संदेहों से भर गया था। इन 3 ग्रैंड मास्टर्स ने अप्रत्याशित रूप से वू हाओ को बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे वू हाओ की सेना पहाड़ की तरह ढह गई थी और अब वू हाओ अब कोई खतरा नहीं था।
इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर ने चुपके से इन 3 ग्रैंडमास्टर्स को फिर से यहाँ क्यों स्थानांतरित किया था। समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए युद्ध क्षेत्र की स्थिति तेजी से बदलती है और अप्रत्याशित घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। इसके अलावा मुझे हमेशा लगता है कि ग्रेट किन द्वारा इस बार भेजे गए रीइंफोर्समेंट साधारण नहीं है। किन जियाओक्सियन ने अपनी मुद्रा बदली। उसकी सुंदर आंखें अभी भी मिलिट्री ट्रीटीज पर टिकी हुई थीं, उदासीनता से बोल रही थी। HMPH ग्रेट किन के रीइंफोर्समेंट्स के लीडर इस बार म्यूफेंग नाम का है न? मैं उसकी क्षमताओं के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसका साहस निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। उसने आते ही मेरी दावान आर्मी को मारने की हिम्मत की, वू क्यूई मार्की ने ठंडे स्वर में कहा। लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियू शेंग ने हल्की सी स्माइल लगाते हुए कहा, वह सिर्फ एक नवजात बछड़ा है। एक बार जब वह वास्तव में मेरे ग्रेट वन के 5 लाख कावलरी को देख लेगा तो वह शायद अपनी पैंट पी लेगा। वू क्यूई मार्की हंसते हुए खुद को रोक नहीं सका। जंप जंप जंप। अचानक दूर से अर्जेंट फुटस्टेप्स की आवाज आई। एक स्काउट सैनिक जो खून से सना एक सफेद कपड़ा ले जा रहा था जल्दी से अंदर आया। क्या है? किन जियाओक्सियन ने अभी भी ध्यान से मिलिट्री ट्रीटीज को देखा, उदासीनता से पूछा। इंपीरियल एडवाइजर बेलोंग सिटी ने एक सिर भेजा, कहा कि यह आपके लिए है। इंपीरियल एडवाइजर, स्काउट सैनिक ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। वू क्यूई मार्की और लिटरेरी म्यूजिक मार्की दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनकी नजरें स्काउट सैनिक के हाथ में खून से सने सफेद कपड़े पर पड़ी। किन जियाओक्सियन ने धीरे धीरे मिलिट्री ट्रीटीज को नीचे रखा। उसका एक्सक्विसिट चेहरा पाले की तरह ठंडा हो गया। यहाँ लाओ, किन जियाओक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। स्काउट सैनिक ने जल्दी से आगे बढ़कर खून से सने सफेद कपड़े को किन जियाओक्सियन की मेज पर रख दिया। किन जियाओक्सियन ने धीरे धीरे खून से सने सफेद कपड़े को खोला और फिर एक मास्क पहने एक सिर किन जियाओक्सियन की दृष्टि में आया। बूम! अचानक पूरे टेंट के अंदर एक भयानक दबाव फूट पड़ा। चाहे वह वो क्यूई मार्की था, लिटरेरी म्यूजिक मार्की था या स्काउट सैनिक था, उनकी एक्सप्रेशंस तेजी से बदल गईं। विशेष रूप से स्काउट सैनिक, जो सबसे कमजोर था, सीधे जमीन पर दब गया। वो क्यूई मार्की और लिटरेरी म्यूजिक मार्की दोनों ने चुपचाप आंखें मिलाईं। उन्होंने नेचुरली सिर की पहचान को पहचान लिया। क्या यह किन जियाओक्सियन का गुप्त एनवे ब्लैक शैडो नहीं था? गुड, बहुत अच्छे। यह म्यूफेंग एक्चुअली मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत करता है। किन जियाओक्सियन की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उसकी आंखें तेजी से ठंडी और ठंडी होती गईं, प्राचीन अपरिवर्तनीय बर्फ की तरह। वो क्यूई मार्की, लिटरेरी म्यूजिक मार्की, किन जियाओक्सियन ने धीरे धीरे कहा। प्रेजेंट वो क्यूई मार्की और लिटरेरी म्यूजिक मार्की जल्दी से खड़े हो गए। गल, मिलिट्री सप्लाईज को व्यवस्थित करो। मैं व्यक्तिगत रूप से 5 लाख कावलरी को बे लोंग सिटी को समतल करने के लिए ले जाऊंगी, किन जियाओक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। वो क्यूई मार्की और लिटरेरी म्यूजिक मार्की ने आंखें मिलाईं, दोनों उत्साहित होकर सहमत हो गए। वे इस क्षण की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। चैप्टर 79 I will go even if there are thousands of people against me। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरण बादलों से उतरी, म्यूफेंग, जो शहर की दीवार पर क्रॉसलेगेड बैठा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। म्यूफेंग धीरे धीरे खड़ा हुआ, शहर की दीवार के किनारे पर खड़ा हुआ और दूर तक देखा। आगे की दूरी में अंतहीन बर्फीले मैदान पर धीरे धीरे कम होती अंधेरा उज्ज्वल और उज्ज्वल होती जा रही थी, और बर्फीले मैदान के अंत में ब्लैक डॉट्स के समूह एक ज्वार की तरह वाइल्डली उमड़ रहे थे। जंप जंप जंप। अचानक अर्जेंट और पियसिंग ड्रम साउंड्स पूरे बे लोंग सिटी में गूंज उठे। एक इंस्टेंट में अनगिनत आम लोग अपने सपनों से जाग गए, जल्दी से उठे, कपड़े पहने और अपने घरों से बाहर निकल गए। ये आम लोग सैनिकों के नेतृत्व में व्यवस्थित रूप से सप्लाईज, मिलिट्री इक्विपमेंट, सीज इंजन्स और इतने पर शहर की दीवार तक ट्रांसपोर्ट करने लगे। शहर के अंदर गॉडस्लैंग बलिस्टर्स की पंक्तियां खड़ी थीं, जो आकाश पर एम थी। गॉडस्लैंग बलिस्टर्स विशेष रूप से उच्चस्तरीय मार्शल आर्टिस्ट से निपटने के लिए डिजाइन किए गए थे। यदि एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हवाई मार्ग से आता था, तो गॉडस्लैंग बलिस्टर्स उन्हें सीधे नीचे गिरा सकते थे। यद्यपि गॉडस्लैंग बलिस्टर्स ग्रैंडमास्टर्स को नहीं मार सकते थे। वे ग्रैंडमास्टर्स को हवाई मार्ग से आसानी से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त थे।
और शहर में 1 लाख डिफेंडर्स ने पहले ही अपने कवच पहन लिए थे, पूरी तरह से तैयार थे और शहर की दीवार पर खड़े थे। प्रत्येक के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। कल रात म्यूफेंग ने ब्लैक रोब्ड मैन को मारने के बाद उसने बेलोंग सिटी को फुल अलर्ट पर रहने का आदेश दिया और उन्हें सूचित किया कि ग्रेट वन आयन कैवलरी आज बेलोंग सिटी पर हमला करेगी। पहले यह समाचार सुनकर बेलोंग सिटी थोड़ी देर के लिए हंगामे में पड़ गया, लेकिन यह जल्दी ही शांत हो गया। बेलोंग सिटी के अधिकांश लोग शरणार्थी थे, बेघर लोग जिनके घर ग्रेट वन आयन कैवलरी द्वारा ले लिए गए थे। ग्रेट वन आयन कैवलरी के प्रति उनकी नफरत अत्यंत प्रबल थी, इसलिए जब उन्होंने सीखा कि बेलोंग सिटी फाइनलमेंट एक्टिवली प्रतिरोध करने वाला था, तो ये शरणार्थी डरे नहीं बल्कि उत्साहित थे। उनके परिवार, मित्र और इतने पर सभी ग्रेट वन आयन कैवलरी के आयन हूव्स के नीचे मर चुके थे। अब डिसाइसिव बैटल फाइनलमेंट आ गया था और वे फाइनलमेंट अपने दिलों में दबी नफरत को बाहर निकाल सकते थे। और बेलोंग सिटी के 1 लाख डिफेंडर्स की आंखें और भी अधिक रेजोल्यूट थीं। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि बेलोंग सिटी नॉर्दर्न रीजन की आखिरी रक्षा पंक्ति थी। एक बार शहर गिर गया तो इसके पीछे ग्रेट किन के हाथलैंड में इंपीरियल सिटी होगी और ग्रेट किन का विशाल क्षेत्र होगा। वहां उनके पास अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और कॉन्फिडेंस जैसे महत्वपूर्ण लोग थे। उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें डेस्परेटली बेलोंग सिटी की रक्षा करनी थी। वे आ रहे हैं। खू वेन युआन, सोंग युलोंग, सौद कांगलन और प्रिंसेस जी यू शहर की दीवार पर चढ़ गए। उनकी नजरें दूर के घने ब्लैक डॉट्स पर पड़ी। उनकी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं और वान याओ, जो बारीकी से पीछे आया था, इतना डर गया था कि उसका चेहरा पेल पड़ गया। 5 लाख आयन कैवलरी, शक्तिशाली और घने, एक उमड़ते हुए ज्वार की तरह दबाव डाल रहे थे, जो एक अत्यंत मजबूत दबाव की भावना पैदा कर रहे थे। जल्द ही आयन कैवलरी का टॉरंट बेलोंग सिटी के कई हजार मीटर के सामने एक समान लाइन में रुक गया। इस समय म्यूफेंग ने 2 कैवलरीमैन को उभरते देखा। म्यूफेंग की दृष्टि के साथ वह नेचुरली इन 2 कैवलरीमैन पर 2 आकृतियों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इन दोनों में से एक आदमी 8 फीट लंबा था, एक तेंदुए का सिर और गोल आंखें, एक निगल जैसा जबड़ा और बाघ की मूछें थीं, जो स्पष्ट रूप से एक उग्र स्वभाव का संकेत दे रही थी। दूसरे ने एक लंबा गाउन पहन रखा था और एक पंखा पकड़ रखा था, जो एक एलिगेंट विद्वान के समान था। ये दोनों वुक्यूई मार्की झांग यी और लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियो शेंग हैं, ग्रेट वन के प्रसिद्ध जनरल्स, जिन्हें ट्विन जनरल्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। वान याओ ने झुककर म्यूफेंग के पीछे खड़े होकर प्रॉम्प्टली म्यूफेंग को उनका परिचय दिया। म्यूफेंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर विशाल सेना के माध्यम से घुस गई। आयन कैवलरी टॉरंट के बिल्कुल पीछे एक कैरेज पर पड़े। कैरेज के बीड कर्टन्स की परतों के माध्यम से म्यूफेंग ने अस्पष्ट रूप से बीड कर्टन्स के पीछे बैठी एक महिला की आकृति देखी। शायद म्यूफेंग की नजर को महसूस करते हुए महिला ने धीरे धीरे ऊपर देखा। म्यूफेंग पर सिर्फ एक नजर डालते ही म्यूफेंग ने अपने ब्राउ में एक चुभने वाला दर्द महसूस किया और उसने अनजाने में अपनी नजर वापस खींच ली। क्या वह ग्रेट वन इंपीरियल एडवाइजर किन जियाओक्सियन हो सकता है? म्यूफेंग की अभिव्यक्ति बहुत अधिक गंभीर हो गई थी। सिर्फ एक नजर के साथ वह बता सकता था कि यह महिला साधारण से बहुत दूर थी। वास्तव में उसे एक मजबूत खतरे की भावना दे रही थी। लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियो शेंग ने सीधे शहर की दीवार पर म्यूफेंग की ओर देखा और स्नियद, तुम ही म्यूफेंग हो, है न? तुम बहुत बोल्ड हो, बार बार मेरे ग्रेट वन के लोगों को मार रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे ग्रेट वन के 5 लाख आयन कैवलरी केवल दिखावे के लिए है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम तुरंत शहर के गेट्स खोलो और सार्वजनिक रूप से आत्महत्या करो। हम तुम्हारे बेलोंग सिटी के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा जब शहर गिरेगा तो वह नरसंहार का दिन होगा। दुम लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियो शेंग आत्मसंतुष्ट था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसका चेहरा अचानक बदल गया। सौद लाइट की एक चमक हवा के माध्यम से आई, सीधे लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियो शेंग के ब्राउ की ओर बढ़ रही थी। लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियो शेंग अजीब तरह से अपने घोड़े से लुढ़क गया, अपने पंखे को एक स्पिन में फेंक दिया जो सौद लाइट से टकराया, अंततः इसे तितर-बितर कर दिया। यह लड़ने का समय है, बकवास करना बंद करो।
अगर लड़ना है तो आओ लड़ो, अगर नहीं तो चले जाओ, म्यूफेंग ने शहर की दीवार से जोर से चिल्लाकर कहा। एक इंस्टेंट में बेलोंग सिटी में सब चिल्ला उठे और उनका मनोबल आसमान छू गया। शहर पर हमला करो, मेरे लिए बेलोंग सिटी ले लो, फिर शहर में नरसंहार करो। लिटरेरी म्यूजिक मार्की लियू शेंग क्रोधित हो गया और गुस्से से गर्जना की। एक ही कमांड के साथ 5 लाख आयन कैवलरी ने चार्ज शुरू कर दिया, एक रोलिंग टॉरेंट की तरह पावरफुली उमड़ते हुए। आयन कैवलरी के पीछे लगभग 10,000 लोग कई विशाल पत्थर के सीज इंजन्स ले जा रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें शहर पर हमला करने और लूटने के लिए उपयुक्त सीमा के भीतर ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही 5 लाख आयन कैवलरी ने चार्ज किया, उन सब ने अपनी पीठ से धनुष और तीर निकाले, अपने धनुष खींचे और ऊपर की ओर निशाना साधा। ज़्वे है। अनगिनत तीर आसमान में उड़ गए, पराबोलास का पता लगाते हुए, और बेलोंग सिटी पर तीरों की बारिश की तरह गिर पड़े। बेलोंग सिटी के सैनिक और नागरिक अच्छी तरह से तैयार थे। डिफेंडर्स ने अपनी पहले से तैयार आयन शील्ड्स निकाल ली और एक अभेद्य वर्ग फॉर्मेशन बना लिया, जबकि नागरिक सभी इमारतों के अंदर छिप गए। अनगिनत तीर गिरे और अधिकांश सैनिकों और नागरिकों ने सफलतापूर्वक उन्हें रोक दिया, लेकिन कुछ तीरों की बारिश से बेध गए, एक छत्ते में बदल गए। तीरों की इस लहर को सहन करने के बाद बेलोंग सिटी के 1 लाख डिफेंडर्स ने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ने अपनी पीठ से घुमावदार धनुष नीचे लिए और आग की एक लहर वापस भेजी। कुछ समय के लिए दोनों सेनाओं के तीर आसमान में भर गए और कैजुअल्टीज लगातार बढ़ती गईं। शहर के अंदर या बाहर हर जगह लाशें पड़ी थीं और खून नदियों की तरह बह रहा था। यह युद्ध है, क्रूअल और वुकिंग, तेज श्रवण और दृष्टि, आत्मा से भरपूर, बहुत बड़ा मनोबल। शहर की दीवार पर 2 ग्रैंड स्कॉलर्स सोंग युलोंग और खू वेन्युआन ने अपनी बस्टिंग आर्ट्स शुरू की। शहर की दीवार के ऊपर और नीचे डिफेंडर्स पर विभिन्न बफ्स प्रदान किए। यह कहा जाना चाहिए कि कन्फ्यूशियन प्रणाली सपोर्ट के मामले में लगभग अपने चरम पर पहुंच गई थी। विभिन्न बफ्स के साथ ऑगमेंटेड डिफेंडर्स ने अपनी बैटल इंटेंट को उमड़ते देखा। प्रिंसेस जी यू और सॉड कैंगलन दूसरी ओर आसमान भरने वाले तीरों को रोकने के लिए आगे बढ़े, साथ ही कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग करते हुए डिफेंडर्स को अव्यवस्था में गिरने से रोका। लेकिन फिर भी बेलोंग सिटी की कैजुअल्टीज का विस्तार होता रहा। हालांकि ग्रेट वन आयन कैवलरी ने भी कई नुकसान उठाए। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और बेलोंग सिटी बस उनसे अधिक समय तक नहीं चल सकता था। आयन कैवलरी के टॉरेंट को आगे उमड़ते देख लगभग शहर के गेट्स पर, विशाल शहर के गेट पर बमबारी करने वाले थे। बेलोंग सिटी के सबने निराशा दिखाई। इतना विशाल आयन कैवलरी का टॉरेंट शहर के गेट पर बमबारी करने में अधिक समय नहीं लगेगा, इसे पूरी तरह से तोड़ने में। और एक बार शहर का गेट टूट गया तो बेलोंग सिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम नहीं रोक सकते। प्रिंसेस जी यू का चेहरा पेल पड़ गया। उसने फाइनलमेंट ग्रेट वन आयन कैवलरी के आतंक को महसूस किया। सॉड कैंगलन, खू वेन्युआन, सोंग युलोंग और अन्य सबने निराशा दिखाई। उनके दिल पूरी तरह से गहराई में डूब गए। हम रोक सकते हैं, म्यूफेंग ने गहरी आवाज में कहा। एक इंस्टेंट में शहर की दीवार पर सब बिना मतलब के म्यूफेंग की ओर देखने लगे। जब तक हम ग्रेट वन आयन कैवलरी को शहर की दीवार पर चढ़ने या शहर के गेट को तोड़ने नहीं देते, हम अभी भी रोक सकते हैं। म्यूफेंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खू वेन्युआन, सोंग युलोंग और अन्य ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। वे नेचुरली इस प्रिंसिपल को समझते थे, लेकिन वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे जब तक कि वे शहर के बाहर मौत तक लड़ने के लिए सैनिक नहीं भेजते। हालांकि दुश्मन और उनके पक्ष के बीच डिस्पैरिटी बहुत अधिक थी। शहर के बाहर मौत तक लड़ना अनिवार्य रूप से मृत्यु को जन्म देगा। वह पूरे 5 लाख ग्रेट वन आयन कैवलरी थे। भले ही बेलोंग सिटी के सभी डिफेंडर्स मर जाए, वे इतने सारे ग्रेट वन आयन कैवलरी को नहीं मार सकते थे। तुम शहर की रक्षा करो और मैं सेना को तोड़ दूंगा। इससे बेलोंग सिटी पर दबाव बहुत कम हो सकता है, म्यूफेंग ने धीरे धीरे कहा। सब स्तंभ थे अपनी सेंसेस को वापस पाने के बाद। खू वेन्युआन चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? यह आत्महत्या है। ब्रदर म्यू, इम्पल्सिव मत बनो। हालांकि तुम्हारी ताकत वास्तव में शक्तिशाली है, एक व्यक्ति 10,000 सैनिकों का विरोध कैसे कर सकता है? तुम थकान से मर जाओगे। सॉड कैंगलन ने दृढ़ता से ऑब्जेक्शन किया।
प्रिंसेस जी यू और सोंग युलोंग ने भी ऑब्जेक्शंस उठाईं। उनके विचार में म्यूफेंग का यह कार्य निस्संदेह अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा था। ग्रेट वन आयन कावलरी सभी साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे, और चाहे वे कितने भी अधिक क्यों न हो, एक ग्रैंडमास्टर को मारना आसान नहीं था। एक ग्रैंडमास्टर को केवल हवा के माध्यम से भागने की आवश्यकता थी, और वे बस पकड़े नहीं जा सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि म्यूफेंग अकेले 10,000 सैनिकों का विरोध करना चाहता था, जो निस्संदेह खुद को आग की खाई में फेंक रहा था। मानव शक्ति की अपनी सीमाएं हैं। एक ग्रैंडमास्टर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अल्टीमेटली थक जाएगा। वह हजारों लोगों को मार सकता है, लेकिन 1 लाख, 5 लाख। यही कारण है कि ग्रैंडमास्टर्स शायद ही कभी बड़े पैमाने पर युद्धों में भाग लेते हैं, क्योंकि एक बार फंस जाने पर उन्हें विशाल सेना द्वारा थका दिया जाएगा। आपत्तियों के एक समूह के बीच म्यूफेंग ने दृढ़ता से शहर की दीवार पर छलांग लगा दी, अपनी ट्रूकाई को सर्कुलेट किया और गर्जना की, सभी जनरल्स मेरे कमांड का पालन करो। शहर की दीवार को मौत तक रोको। शहर के नीचे के आयन कावलरी को मैं अकेला तोड़ दूंगा। बेलोंग सिटी के अंदर और बाहर अनगिनत डिफेंडर्स और आम लोगों ने शहर की दीवार पर ऊपर देखा। उन्होंने एक लंबी और मजबूत आकृति को शहर की दीवार से नीचे कूदते देखा। हालांकि 1,000 या 10,000 आदमी मेरे खिलाफ खड़े हैं, मैं जाऊंगा। ग्रेट किंग के हेवनली स्ट्रैटेजी किंग म्यूफेंग यहाँ है। 10,000 सेनाओं को तोड़ने के लिए एक लापरवाह और अप्रतिबंधित हंसी बेलोंग सिटी पर गूंज उठी। नव खुवेन्युआन, सोंग युलोंग, सौद कैंगलन और अन्य सभी शहर की दीवार के किनारे पर दौड़ गए। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। उसी समय शहर के भीतर अनगिनत सैनिकों और नागरिकों की आंखें लाल हो गईं और क्रोध की एक लहर उनके सीने में जल उठी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इंपीरियल सिटी का यह युवा किंग अपने जीवन की परवाह किए बिना उनके बेलोंग सिटी के लिए अकेले 10,000 सैनिकों का सामना करने को तैयार होगा। एक इंस्टेंट में तीव्र क्रोध बातल इंटेंट में बदल गया और अनगिनत सैनिकों और नागरिकों का मनोबल आसमान छू गया। उनकी लड़ाई की चीखें हेवंस को हिला रही थी। चैप्टर 80 वन मैन गार्ड्स द पास, 10,000 men cannot break through। हालांकि मेरे सामने एक मिरियड ऑफ मेन खड़े हैं, मैं फोर्थ जाऊंगा। ग्रेट किंग के हेवनली पॉलिसी किंग म्यूफेंग यहाँ है, एक मिरियड ऑफ आर्मीज के माध्यम से तोड़ने के लिए। म्यूफेंग की आवाज गड़गड़ाहट के एक टुकड़े की तरह पूरे बेलोंग सिटी में गूंज उठी। चाहे वह संघर्ष कर रहे डिफेंडर थे, सप्लाईज ट्रांसपोर्ट कर रहे थके हुए मिलिशियमैन थे, या अपने घरों में छिपे भयभीत आम लोग थे, सभी ने उसे सुना। डिफेंडर्स की आंखें लाल हो गईं, मिलिशियमैन ने अपने दांत पीस लिए और आम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। म्यूफेंग का नाम इस समय बेलोंग सिटी में सभी के दिलों में गहराई से अंकित हो गया था, यहाँ तक कि सबसे अज्ञानी आम आदमी भी 50,000 ग्रेट वन आयन कैवलरी के आतंक को समझता था। कोई मार्शल आर्टिस्ट चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक व्यक्ति 50,000 आयन कैवलरी को कैसे रोक सकता था? वह बस मौत की तलाश थी। फिर भी इंपीरियल सिटी का यह युवा किंग उनके बेलोंग सिटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, एक मिरियड ऑफ आर्मीज से लड़ने के लिए, जिसने महत्वपूर्ण आकृतियों के बारे में सभी की पूर्वधारणाओं को उलट दिया। ये पता चला कि वास्तव में इस दुनिया में नोबलमैन थे जो इन साधारण तुच्छ आम लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार थे। एक इंस्टेंट में डिफेंडर्स और आम लोग दोनों ने अपने खून को उबलता हुआ महसूस किया और उनके दिलों में गहरी छिपी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई थी। शहर की दीवार पर वान याओ गर्जना करते हुए बोला, तुम सब क्या गॉकिंग कर रहे हो? तीर चलाओ, तीर चलाते रहो यहाँ तक कि मर जाओ। भले ही तुम मर जाओ, तुम्हें लाइन को पकड़ना होगा। लॉर्ड म्यूफेंग अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, अकेले एक मिरियड ऑफ आर्मीज को तोड़ रहा है, सब हम पर दबाव कम करने के लिए। अगर अब कोई भी स्लाक करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे अपने ब्लेड से काट दूंगा। वान याओ की आंखें ब्लडशॉट थीं जिस क्षण म्यूफेंग नीचे कूदा। म्यूफेंग के प्रति उसका कोई भी असंतोष गायब हो गया, केवल गहरा सम्मान रह गया। यस, अनगिनत सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया, उनकी आंखें ब्लडशॉट थीं, अपने दांत पीस रहे थे। इस समय बेलोंग सिटी एकजुट था, मौत तक लड़ रहा था। खुवेन्युआन और सोंग युलोंग, दो महान विद्वानों की आंखें लाल थी, लेकिन उनकी नज़र असाधारण रूप से दृढ़ थी क्योंकि वे गर्जना करते थे। सौद कांगलन, प्रिंसेस
तुम अभी भी क्या गॉकिंग कर रहे हो? बेलोंग सिटी को अच्छी तरह से गार्ड करो, सेंट के बलिदान को धोखा मत दो। सौद कांगलन और प्रिंसेस वास्तविकता में वापस आ गए। उनकी अभिव्यक्तियां जटिल थीं और उन्होंने अपने टास्क जारी रखे। बूम! म्यूफेंग एक उल्का की तरह नीचे कूदा। शहर के गेट पर जमीन पर बुरी तरह से जा लगा भयानक ट्रूकाई म्यूफेंग को केंद्र मानकर बाहर की ओर फट गई। जमीन कांप उठी और ट्रूकाई की धाराएं अनगिनत सौदकाई में ट्रांसफॉर्म हो गईं। सभी दिशाओं में शूटिंग कर रही थीं। पास के आयन कावलरी द्वारा सवार किए गए 1 दर्जन से अधिक वॉहसेस तुरंत ब्लडी मिस्ट में फट गए। जिस क्षण वे उतरे, सौद लाइट की एक चमक तेजी से एक सांप की तरह हवा में चली गई, जिसने तुरंत 1 दर्जन से अधिक डिस्माउंटेड सैनिकों के ब्राउज को बेध दिया। खूनिकाई की धाराएं पागलों की तरह इन 1 दर्जन से अधिक लाशों से बाहर निकली। सभी म्यूफेंग के शरीर में दौड़ गईं। म्यूफेंग ने अकेले 50,000 ग्रेट 1 आयन कावलरी को रोकने की हिम्मत क्यों की? नेचुरली क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था, अन्यथा वह आत्मघाती कुछ कैसे कर सकता था? और उसका भरोसा केयोटिक इमॉर्टल कॉफिन था। जब तक वह मारता था, वह ब्लड काई को अब्सॉर्ब कर सकता था, इसे अपनी ट्रू काई में बदल सकता था ताकि अपनी स्ट्रेंथ रिप्लेनिश कर सके, और यहाँ तक कि अपनी चोटों को हील भी कर सकता था। किल जिस क्षण उसने 1 दर्जन से अधिक आयन कावलरी को मारा, पीछे से अधिक संख्या में आयन कावलरी उमड़ पड़े, सेबर्स लहराते हुए सभी दिशाओं से म्यूफेंग पर वार कर रहे थे। प्रत्येक मौत से निडर था। कई दर्जन सेबर्स म्यूफेंग पर लगी, लेकिन वे सब म्यूफेंग की प्रोटेक्टिव ट्रूकाई से ब्लॉक्ड हो गईं। उसे थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। म्यूफेंग के दांचन के अंदर ट्रूकाई बस बहुत विशाल थी, एक कैसी रेल्म पीक स्टेट के 70 गुना, जो एक अत्यंत भयानक मात्रा थी। इसलिए म्यूफेंग की प्रोटेक्टिव ट्रूकाई भी अत्यंत मोटी और ठोस थी। इन साधारण सैनिकों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि एक निंग शेन रेल्म ग्रैंडमास्टर के लिए भी इसे तोड़ना मुश्किल होगा। आयन कावलरी की दूसरी लहर को मारने के बाद म्यूफेंग ने 7 स्टार सौद केस निकाला और इसे अपनी पीठ पर लाद लिया। वर्ष सौद केस खुल गया और सौद लाइट की धाराएं आसमान में शूट हो गईं। 7 ट्रेजर आर्टिफैक्ट तलवारें बाहर आईं, म्यूफेंग को केंद्र मानकर कई दसियों मीटर के दायरे में स्वतंत्र रूप से उड़ रही थीं। जहां से भी वे गुजरी, आयन कावलरी उनके ब्राउज, दिल या गले के माध्यम से बेध दिए गए, ट्रैजिकली मर गए। इस प्रकार म्यूफेंग शहर के गेट के सामने खड़ा था, अकेले ही शक्तिशाली आयन कावलरी को बाहर रोक रहा था। अधिक से अधिक आयन कावलरी ने चार्ज किया। उनमें से अधिकांश 7 स्टार सौद फॉर्मेशन द्वारा ब्लॉक कर दिए गए, जबकि एक छोटा सा हिस्सा सौद फॉर्मेशन में दौड़ गया। म्यूफेंग पर पागलों की तरह चार्ज कर रहा था। दाएं 4 आयन कावलरी सौद फॉर्मेशन में दौड़े, एक साथ अपने वॉहसेस से कूदते हुए। समझदारी से अपने सेबर्स को म्यूफेंग के सिर, कमर, पैर और अन्य भागों पर वार करने के लिए उठाया। बैंग 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 4 सेबर्स म्यूफेंग के शरीर पर लगी और 4 आयन कावलरी यह देखकर हॉरिफाइड हो गए कि उनके सेबर्स म्यूफेंग की प्रोटेक्टिव ट्रूकाई को छूते ही तुरंत कूद हो गए, बिल्कुल भी इसे तोड़ने में असमर्थ थे। PFFD म्यूफेंग ने जवाबी हमला किया। 4 आयन कावलरी को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। खून आंतों और अंगों के साथ मिलकर जमीन पर बिखर गया। धीरे धीरे अधिक से अधिक आयन कावलरी मर गए। 5 या 600 मरने के बाद आयन कावलरी मौत से निडर बने रहे, एंडलेसली उमड़ते रहे। 1000 मरने के बाद आयन कावलरी पूरी तरह से ब्लडथर्स्टी हो गए, किलिंग इंटेंस से भर गए और उनका ऑफेंसिव और भी इंटेंस हो गया। 5000 मरने के बाद आयन कावलरी टेरिफाइड हो गए, उनका ऑफेंसिव पहले जैसा इंटेंस नहीं रहा, धीरे धीरे गेरिला टैक्टिक्स में बदल गया और अब सीधे कॉन्फ्रंटेशन में संलग्न नहीं हुआ। उसी समय काउंटलेस ब्लड का एक स्टॉर्म में परिवर्तित हो गया, लगातार म्यूफेंग के शरीर में उमड़ रहा था, जिससे म्यूफेंग की ट्रू काय लगातार विस्तार कर रही थी। पलक झपकते ही म्यूफेंग का दांचन ट्रू काय अपनी मूल मात्रा के 100 गुना तक फैल गया। उमड़ती हुई ट्रू काय ने उसके अंगों और हड्डियों को भर दिया, जिससे म्यूफेंग इतना सहज महसूस कर रहा था कि वह आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ मारना चाहता था। जॉर्ज, तुम सब कावर्ड्स क्यों बन गए हो? मैं केवल एक व्यक्ति हूँ और तुम 5 लाख की एक सेना हो। डरने की क्या बात है? म्यूफेंग अपनी तलवार के साथ खड़ा था, शहर के गेट पर वोंतनली हंस रहा था। उसकी नजर डिस्टैनफुल थी।
और 7 स्टार सॉर्ड्स म्यूफेंग के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लगातार घूम रहे थे, एक अद्वितीय इंडिपेंडेंट सॉर्ड इमॉर्टल की तरह। बेलोंग सिटी के अंदर अनगिनत सैनिकों और नागरिकों ने अपने खून को उबलता हुआ महसूस किया और उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। बहुत उत्साहित डिफेंडर्स प्रत्येक मौत से निडर अपने धनुष से तीर चला रहे थे, भाले फेंक रहे थे और क्रॉसबो बोल्ट्स दाग रहे थे। सबने सबकॉन्शियसली विश्वास कर लिया था कि म्यूफेंग मरने वाला था, लेकिन अब इसने उनकी कल्पना को पार कर लिया। म्यूफेंग न केवल बच गया, बल्कि उसने वास्तव में अकेले ही शहर के गेट के बाहर एक मिरियाड ऑफ आर्मीज को रोक दिया। बेलोंग सिटी में अनगिनत लोग एक्साइटमेंट से उबल रहे थे। उनकी बातल इंटेंट आसमान छू रही थी और उनका मनोबल एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था। यह म्यूफेंग साधारण नहीं है, वह स्पष्ट रूप से केवल काइसी रेल्म पीक स्टेट पर है, लेकिन उसकी ट्रू काय एक काइसी रेल्म पीक स्टेट की तुलना में कहीं अधिक है। वुक्यूई मार्की एक शानदार वॉहॉर्स पर सवार था, उसकी बाघ जैसी आंखें अनगिनत आयन कावलरी के माध्यम से भेदती हुई फाइनलमेंट एक मिरियाड ऑफ आर्मीज से घिरे ब्लैक क्लाद युवक पर पड़े। HMPH इस बच्चे की ताकत वास्तव में असाधारण है, लेकिन उसका वास्तविक भरोसा उन 7 तलवारों से बनी सॉर्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सॉर्ड फॉर्मेशन में 7 तलवारें सभी ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स हैं। वेंक मार्की ने ठंडी सांस ली, उसकी नज़र दुष्टता से म्यूफेंग पर टिकी हुई थी। वे एक्चुअली ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स हैं। इस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है कि वह ऐसे खजाने रखता है? वुक्यूई मार्की ने माथा सिकोड़ा। हालांकि ग्रेट वन इंपीरियल डिनेस्टी की समग्र शक्ति ग्रेट किन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स अभी भी ग्रेट वन के अंदर अत्यंत दुर्लभ और कीमती थे, और म्यूफेंग के लिए इतनी कम उम्र में ऐसे खजाने रखने के लिए ने वुक्यूई मार्की और वेंक मार्की को बहुत आश्चर्यचकित किया। लेकिन जल्द ही उनकी आंखें लालच से भर गईं। जब तक म्यूफेंग मारा गया, तब तक ये 7 ट्रेजर आर्टिफैक्ट तलवारें उनकी वॉर लूट होंगी। HMPH एक मियाकाइसी रेल्म पीक स्टेट को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि डिवाइन यूनियन रेल्म का एक ग्रैंडमास्टर भी एक मिरियाड ऑफ ट्रूप्स का सामना करते हुए खुद को थका कर मार डालेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि यह म्यूफेंग कब तक टिक सकता है। एक बार जब वह मर जाता है तो ये ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स हमारे होंगे। वुक्यूई मार्की की आंखें फवन थीं और वह बिना मतलब के वेंक मार्की की ओर देखने लगा। वेंक मार्की नोइंगली स्माइल्ड, फिर अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, म्यूफेंग को किसी भी कीमत पर मारो। जो कोई भी उसे मार सकता है, उसे कायनहू की उपाधि दी जाएगी और एक समूह उपजाऊ भूमि प्रदान की जाएगी। यह सुनकर लाखों आयन कावलरी पागल हो गए। जो आयन कावलरी ओरिजिनली म्यूफेंग के आसपास गेरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, वे पागलों की तरह आगे बढ़ गए। इसके अलावा पीछे के कई कावलरीमैन भी पागल हो गए, म्यूफेंग को मारने के लिए होड़ करने लगे। कायनहू ग्रेट वन में एक वंशानुगत अधिकारी था, एक उच्च श्रेणी का 4था ग्रेड ऑफिशियल पद, जिसे ये निम्न स्तरीय सैनिक अपने जीवनकाल में कभी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। और अब म्यूफेंग को मारना उन्हें कायनहू की उपाधि और एक समूह उपजाऊ भूमि दिला सकता था। इस तरह के लाभ उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त थे। एक इंस्टेंट में म्यूफेंग का दबाव काफी बढ़ गया। आसपास के आयन कैवलरी अत्यधिक फेरोसिटी के साथ उमड़ पड़े। हमलों की लहरें लगभग बिना किसी ठहराव के। वेंक मार्की और वुक्यूई मार्की ने आंखें मिलाईं, पूर्ण निश्चितता की अभिव्यक्ति पहने हुए। आयन कैवलरी के पीछे एक शानदार कारेज के अंदर किनजिया ओक्सियन एक नरम कुर्सी पर पीछे झुकी हुई थी। उसकी सुंदर रत्न जैसी आंखें चुपचाप आगे के युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रही थीं। मैंने सोचा था कि यह म्यूफेंग मुझे कुछ आश्चर्य देगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में निराश हूँ। किनजिया ओक्सियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी सुंदर आंखें खुले तौर पर अपनी निराशा प्रदर्शित कर रही थीं। उसने ओरिजिनली सोचा था कि म्यूफेंग उसे इस युद्ध में कुछ आश्चर्य देगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा केवल एक रेकलेस ब्रूट था जिसने अपनी चालें समाप्त कर ली थीं। अकेले 50,000 आयन कैवलरी को रोकने के लिए एक काइसी रेल्म को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि एक डिवाइन यूनियन रेल्म भी एक आत्मघाती कार्य होगा। शायद केवल वही व्यक्ति जिसने डिवाइन यूनियन रेल्म को पार कर लिया था और रहस्यमय इन्नेट रेल्म तक पहुंच गया था, अकेले एक मिरियाड ऑफ आर्मीज को तोड़ने में सक्षम हो सकता था। यह सोचकर किनजिया ओक्सियन ने अपनी नज़र वापस खींच ली।
उसकी रुचि कम हो गई। वह समझ गई कि इस युद्ध में अब कोई सस्पेंस नहीं बचा था। एक बार जब म्यूफेंग मर गया तो बेलोंग सिटी गिरना तय था। लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, किन जियाओक्सियन ने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी।